बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुनो न्यूज़ की खुसूसी सदाए रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाचीज़ को कहते हैं माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को अस्सलामुअलैकुम। इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज 25वां रोज़ा है। एक और ताक रात गुजर गई। अब तो हर गुजरता लम्हा एक अजब सी उदासी और फिक्र भी दे रहा है कि क्या हम अपने रब को राज़ी कर पाए। क्या हमने रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी रातों में इबादत करने और अपने रब को मना लेने का फ़ायदा उठाया। हमने तौबा का वो हक अदा किया जो इस अशरा निजात का खासा है। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, अक्सर लोग पूछते हैं कि लैलतुल कदर की निशानियाँ क्या हैं। तो अहादीस में आता है कि वो रात मुअतदल होती है, ना ज़्यादा गर्म ना सर्द, और इसकी जो सुबह होती है, जो सूरज होता है, वो बेहद ठंडा और सफ़ेद तुलू होता है। आज की हम सुबह का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। बहुत ही खुशगवार मौसम था, बारिश भी हुई। अब रात जी है बहुत बेहतरीन गुजरी है, इबादत में गुजरी है। अब निशानियां यहाँ मौजूद हैं लैलतुल कद्र। और अभी हम देख रहे हैं कि 10 दिन के हवाले से कहा गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 दिन मिस नहीं करने। बट हमारे पास अब चंद दिन बाकी हैं, 2 ताक रातें भी बाकी हैं। हमारी दुआ यही है कि जो कमी बेशी रह गई है, रब्बे करीम उसे अपनी शान करीम से मुआफ़ फरमा दे। बिल्कुल जी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। सदाए रमज़ान की आज की नशरियात में हम इसी उदासी को उम्मीद में भी बदलेंगे। बात कर लेंगे कि रमज़ान के आखिरी अय्याम में अपने अमाल को कैसे बेहतर बनाया जाए, और अहम दीनी और दुनियावी मामलात पर भी आपको पता है प्रोग्राम में हम बात करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। बात कर लेते हैं ईरान पर मुसल्लत करदा अमरीका और इसराइल की जंग की, जो कि 16वें रोज़ में अब दाखिल हो चुकी है। मरकज़ी क़यादत की शहादतों के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ ईरान की कामयाबियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि परेशान होते चले जा रहे हैं। ईरानी क़यादत तो यहाँ तक दावा कर रही है कि वो अमरीका, जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर होने का दावा करता था, वो आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए चीन के सामने हाथ फैलाए है। जबकि दूसरी तरफ ईरान की 51वें हमले की लहर ने इसराइली दिफाई निज़ाम के साथ साथ अमरीकी मईशत को भी हिला कर रख दिया है। ऐसा ही है। और सूरत हाल ये है कि स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका को फ़ज़ाई रास्ता देने से इनकार कर दिया है, और फ्रांस ने भी वाज़े कर दिया है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। और ख़ित्ते में जी खौफ का ये आलम है कि बहरीन, ओमान और कुवैत से अमरीकी अमला निकाला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने ख़ित्ते के बरादर ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ख़बरदार किया है। इस संगीन सूरत हाल का अस्करी तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ माहिर दिफाई उमूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका अपनी तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी और बहरी बेड़ों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को ट्रैफिक के लिए खुलवाने में अब तक नाकाम क्यों नजर आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज 25वां जो रोज़ा है सबको मुबारक हो, और हमारे रोज़े जो है अल्लाह हमारी बातों का जो है कबूल करें। देखिए जी, इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग जो है इस वक्त जारी है। इसराइल तो मेरे ख्याल में अब उसने पीछे हट गया, वो एक किस्म का दो के वो सारी ऑनस्लॉट ले रहा है ईरान की, लेकिन प्राइमरीली अमेरिकन जो है वो अपने आप को सामने पेश कर दी। अब जहाँ तक अपने हॉर्मोज़ को खोलने का ताल्लुक है, तो ईरान की जो स्ट्रेंथ है, जो ये चोकिंग पॉइंट है, जो तकरीबन कोई 30 किलोमीटर वाइड है, और उसके अंदर भी वो बनी हुई कैनाल्स काइंड ऑफ चीज बनी है जिसमें से ये जहाज गुजरते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड स्पेस है कि वहां से कोई बड़ा बहरी जहाज जो है वो इस तरह का जो है ज्यादा तादाद में गुजर सके। इस वक्त ईरान जो है वो सही मानों में जैसे कहते हैं ना कि किसी भी जंग का मकसद जो होता है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आना होता है अल्टीमेटली, और वो लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आना होता है। तो ईरान इस वक्त अपनी जो अस्करी जितनी उसकी कार्रवाइयां हुई हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ मशरिक वस्ता के अंदर, या फॉर दैट मैटर मेन लैंड इसराइल के अंदर, तो वहां से उसने जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अचीव की है, मैं समझता हूँ कि ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। और जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो था, ये सोल सुपर पावर अमेरिकन जो उसकी हैसियत है दुनिया के अंदर, उसको कारी जरब लगी है। और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ईरान मशरिक वस्ता का एक अहम पार हब के तौर पर उसको दुनिया देख रही है, और वो भी इस तरीके के साथ कि जो एक शिया सुन्नी एक डिवाइड पैदा की जाती थी, एक नैरेटिव बनाया जाता था वेस्ट की जानिब से, वो तमाम जो गैप्स थे वो ब्रिज हो गए। तो इस वक्त ईरान की जो सलाहियत है इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स, इन टर्म्स ऑफ जो उसके मिसाइल सिस्टम है,
वो इस कदर इफेक्टिव और एक्यूरेट हैं कि किसी मुल्क की जरूरत नहीं है कि वहां से अपना हरमोज से गुजर सके, तब के ईरान खुद किसी को परमिट करे। तो लिहाजा इस वक्त जो है वो अपना हरमोज और जिस तरह से 20% ऑफ द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड यहाँ से गुजरती है, उसको ब्लॉक कर देने के बाद मजीद कोई भी इस तरह की चीज जिसमें कि ईरान दीगर जो मशरक वस्ता के ममालिक हैं उनकी ऑयल रिफाइनरीज पे हिट करे, जो कि उसके मुताबिक उसने अब तक हिट नहीं किया। इसके पीछे भी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि शायद अमेरिकन या इजरायली जिसको हिट करके एक सिंपैथी वोट हासिल करना चाहते हैं मशरक वस्ता के जो किंग्स हैं या उनके मोनार्क्स हैं, ताकि वो रिटेलिएट करें ईरान के खिलाफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुल्क ने भी, चाहे वो डर के, चाहे खौफ से, या वो शायद बिल्कुल कोई भी मुल्क जो है वो ईरान पर जारियत से कतरा रहा है। अहमद सईद मिन्हाज साहब, सर अगर हम देखें तो जिस तरह आपने हुर्मुज़ की भी हम बात कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा है कि अमरीका अब चीन से भीख मांग रहा है कि जनाब आपने हुर्मुज़ को खुलवाया जाए। क्या वाशिंगटन अब बीजिंग के सहारे के बगैर मशरिक़ वस्ता में हम देख रहे हैं कि इस जंग के बाद भी बेबस हो जाएगा? देखिए, ऑब्वियस एक चीज सामने नजर आ रही है। इसकी दो रीजंस हैं कि वो इसको जो खुलवाने के लिए, बिकॉज इस वक्त अमेरिकन जो स्टेक्स हैं उसकी रिप्यूट के हिसाब से और तेजी से बदलती हुई जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसकी सिचुएशन के हिसाब से, यानी जो यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ ऑलमोस्ट चला गया। चाहे अमेरिकन हारे हैं चाहे जीते हैं, चाहे ईरान हारे या जीते, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है। तो लिहाजा अपनी साख को बरकरार रखने के लिए वो ये चाहता है, जो हमेशा से लोगों को गारंटी दिया करता था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, उसमें जो नाकाम हुआ, एक तो ये वजह है, और दूसरा वो चाइना को बेसिकली इंस्टिगेट कर रहा है कि आप ईरान से बात करें, क्योंकि आपके ईरान के अंदर खासे स्टेक्स हैं सीपेक को लेके और दीगर आपकी जो माजी के अंदर उनके बायलैटरल रिलेशनशिप है। क्योंकि एनर्जी जो चाइना की है वो मोस्टली जो मीट होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स वो इसी गल्फ से होती है, तो लिहाजा उसको एक किस्म के लीवरेज के तौर पे उनको प्रेजेंट करके वो चाइना को सामने लेकर आना चाहता है। लेकिन चाइनीज ने भी अपने रिजर्व्स को इंटैक्ट रखा हुआ था और इस तमाम सिचुएशन को वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था और एनर्जी के हिसाब से वो खासा जो है वो कॉशियस भी था। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि वो किसी भी सूरत अमेरिकन की मदद के लिए आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि दीगर ममालिक को, चूंकि उसके अलाइज जो हैं चाइनीज के, उनको प्रॉब्लम है, तो शायद वो अपनी एफर्ट जरूर करें। लेकिन अगेन चाइनीज भी अब जब बात करेंगे ईरान से और शायद इसको अगर फेस सेविंग देने के लिए अमेरिकन को या प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो वो भी फिर उसके भी बहुत ज्यादा कुछ प्रोपोज होंगे जो शायद इस वक्त जो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बर्दाश्त ना कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो रिक्वेस्ट उन्होंने चाइनीज को इन्वॉल्व करने होने की है, ये अमेरिकन की डिफीट को जाहिर करता है, उनके कमजोर होने को जाहिर करता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कमजोर होने को जाहिर करता है। अच्छा अहमद साहब, ईरान ने खित्ते के ममालिक को खबरदार किया है कि अमेरिका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए ईरानी ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल कर सकता है। ये कितना खतरनाक है और अस्करी लिहाज से ऐसे ऑप्शंस का मकसद खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ हमले के लिए उकसाना है? देखिए, पिछले आज 16वां दिन है जंग का और 16वां दिन के अंदर मुख्तलिफ स्पेशली जो कतर और सऊदी अरब है वहां पे पकड़े गए ऐसे मोसाद के एलिमेंट जो बॉम्ब प्लांट कर रहे थे या फॉर दैट मैटर ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे थे कि जिसमें जो मेन लैंड है उनकी कतर की और सऊदी अरब की, वहां पे कोई दहशतगर्दी कार्रवाई के जिसको वो कंट्रीब्यूट कर सकें, एट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स चाइनीज टुवर्ड्स ईरान। तो लिहाजा इस वक्त तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक इस चाल को समझे हुए हैं और इस किसी किस्म की भी इस तरह की जो चीज है मैं नहीं समझता कि वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि जिस तरह से मीडिया को हैंडल किया जा रहा है ईरान की जानिब से और जिस तरह से बैकफुट के ऊपर इसराइली अमेरिकन मीडिया है, उसकी सूरत के अंदर शायद ऐसा करना मुमकिन ना हो। तो लिहाजा इस वक्त अगर ये तवक्को करें कि शायद उनके कॉपी बना के वहां पे कोई उनकी सिविलियन जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हिट करे और वो ईरान को कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होने जा रहा। और इसके वाज़ेह सबूत मैंने से पहले कहा वो ये है कि किसी भी मशरिक़ वस्ता के मुल्क ने कि जिसके अंदर ईरान ने उनके अमेरिकन के अड्डों को हिट किया था, किसी ने भी रिटेलिएट बैक नहीं किया। तो लिहाजा वो बेहतर तौर पर समझते हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात के अंदर है, ना कि अमेरिकन की सपोर्ट के अंदर। तो बड़ा बदलती हुई सिचुएशन है मशरिक़ वस्ता की और मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है और पावर डायनामिक्स मिडिल ईस्ट के जो है वो भी तब्दील हो रहे हैं और इसराइल शब इस तरह मजीद दुनिया को थ्रेटन ना कर सके, स्पेशली मुस्लिम ममालिक को, जैसे कि माजी में करता। तो तमाम क्रेडिट इस वक्त ईरान की मिलिट्री और जो पाकिस्तान इनकलाब या उनकी कन्वेंशनल अफवाज हैं
उनको जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रेडिट जाता है। और ईरान ने इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि जो बाकी ममालिक हैं, चाहे वो नेटो के रुकन ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों, अमरीका के अहम इत्तेहादी, वो भी ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, हत्ता कि अमरीका की मदद करने को भी तैयार नहीं है। सर, स्विट्ज़रलैंड का अमरीकी फ़ौजी परवाज़ों को रास्ता ना देना और फ्रांस का जंगी मदद से इनकार कर देना, क्या अब हम ये समझे कि नेटो इत्तेहाद में दरारें पड़ रही हैं? देखिए, नेटो को तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बिल्कुल ही मल्टीप्लाइड पे जीरो कर रखा था अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस के अंदर। जब यूक्रेन को लेके रशियन के साथ डील करनी थी, तो नेटो से उसका ये थ्रेटन करना कि मैं ऐसे बाहर निकल जाऊंगा, तो उस वक्त ही नेटो में दरारें तो पड़ चुकी थी। जहां तक स्विट्जरलैंड का ताल्लुक है, तो ये कहा जाता है, समझा जाता है कि ये वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिसकी कोई इफेक्टिव या उस तरह की अफवाज नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पीस के ऊपर जो है वो बिलीव करता है। और यही वजह है कि वहां पर यूनाइटेड नेशंस का जो है जेनेवा के अंदर दफ्तर भी मौजूद है। अब P5 के अंदर अगर देखा जाए तो 2 ग्रुप्स बनते हैं। एक ग्रुप जो है उसमें अमेरिकन, यूके और फ्रांस शामिल है, जबकि दूसरे ग्रुप में जो रशियंस और चाइनीज शामिल हैं। तो यूके में भी पब्लिक प्रेशर इस कदर बढ़ चुका है कि वो भी खुल के अमेरिकन की सपोर्ट नहीं कर रहा। और फ्रांस ने तो जिस तरह प्रेसिडेंट कैमरून को उन्होंने जो है वो एक किस्म का इंसल्ट किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, तो वो भी अब बदला लेने के वक्त में अंदर है। वो कहते हैं ना कि जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर इस तरह के वो जिस पत्तों पे तकिया होता है वो हवा देने लगते हैं। वो वाली बात है कि प्रेसिडेंट कैमरून ने भी बड़े खुल के मना कर दी कि हम इसमें किसी किस्म की जो है वो शमूलियत अख्तियार नहीं करेंगे। तो ये वक्त है अमेरिकन की ज़वाल का, जो कि बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। और मैं नहीं समझता कि जो नवंबर में होने वाले जो एक मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका के अंदर, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो डेमोक्रेट्स हैं वो खुल के जो है वो सामने प्ले कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स की हालत बहुत पतली है। और इसमें अगर मजीद ये कि जो वहाँ की डोमेस्टिक ऑडियंस है, ये पब्लिक है, वो व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त मुजाहरे कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में देखें जिस लेवल के मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये खासा अलार्मिंग है। इसमें बस एक खदशा ये है कि खुदा न खास्ता किसी एक्सट्रीम एक्शन यानी यूज ऑफ ऐसे कोई वेपन्स की तरफ ना चले जाए, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, अपनी साख को बचाने के लिए जो दुनिया की हैसियत को या उसकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज ना कर दे। बिल्कुल ऐसे ही अब अपनी साख को बचाने के लिए कोई मिस एडवेंचर ना कर बैठे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। और यही सूरत हाल लग रही है। और जैसे साहब ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत अब कुछ पतली दिखाई दे रही है। इंटरनल पॉलिटिक्स अमेरिका की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। डोनाल्ड ट्रंप का इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ मैं ये रिलेट करना चाहूँगी कि जब मार्का हक था और जब भारत जी अड़ा हुआ था, साजिशें कर रहा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा था, ड्रामेबाजी कर रहा था और एडमिट नहीं कर रहा था कि हम जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, तो ये गया थे अमेरिका के पास कि प्लीज प्लीज कोई सालिसी का किरदार अदा करें। अब यही वो सिचुएशन नजर आ रही कि अब अमेरिका चीन के पास जा रहा है, प्लीज प्लीज हमारी मदद करें। तो ये कारमा कहेंगी, मुकाफाते अमल कहेंगी, क्या कहेंगी? मतलब इनकी स्ट्रेटेजी ये देखें इतनी उल्टी पड़ती है। जो दोनों मिलके बना रहे हैं, साजिशें करें, वो उल्टी ही पड़ जाती हैं। ये गठजोड़ी है ना एक तरह से। तो इनका प्लान इस तरह से ही नाकाम हो जाता है कि ये फिर मदद मांगते फिरते हैं। तो सूरत हाल अब यही है, आप पूरी दुनिया के सामने। सबसे ज्यादा जो भाई से आप समझ लें कि शर्मिंदगी है वो ये कि आप इतनी बड़ी ताकत हैं, इतना बड़ा आप कहते हैं हमारे पास बहरी बेड़े हैं, तैयारा बरदार बहरी बेड़े हैं जनाब, USS अब्राहम लिंकन, उसको जनाब कितने किलोमीटर भागना पड़ा, ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्योंकि जो ईरानी हमले हैं, ईरानी जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन है, बड़ी प्रिसिशन के साथ, बड़ी दुरुस्त उनकी कारकर्दगी है और निशानदेही करके जनाब वो हमला करते हैं और उसके बाद वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहता, सिर्फ मलबे का ढेर ही नजर आता है। बस अब इनकी इज्जत भी बाकी नहीं रही। अब ये थोड़ी बहुत बचा लें और यही वाली बात है कि बस कोई स्मूथ और सेफ एग्जिट कर लें तो बेहतर है। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, आज अगर हम देखें तो वो दिन है जिसे पाकिस्तान की तवील जद्दोजहद के बाद 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसदाद इस्लामोफोबिया का आलमी दिन करार दिया। 2019 में न्यूजीलैंड की मस्जिद में जो खून नाहक बहा, उसने दुनिया को झंझोड़ा तो सही, लेकिन 9/11 के बाद से शुरू होने वाला मुसलमानों के खिलाफ नफरत का सिलसिला आज भी फ़लस्तीन से कश्मीर और यूरोप से अमरीका तक किसी न किसी सूरत में जारी। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ा नाज़रीन जो चैलेंज है वो ये है कि इज़हारी राय की आड़ में दीन इस्लाम जैसे पुरअमन मज़हब को इंतहा पसंदी से जोड़ने की मज़मूम कोशिशें की जाती हैं। और आज हम इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये आलमी दिन महज एक अलामती इक़दाम है या इससे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में कमी हो रही है। हमारे साथ रहनुमाई के लिए मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया को एक बाकायदा ख़तरा
तस्लीम करवाने में पाकिस्तान कितना कामयाब हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा इस्लाम के खिलाफ एक खामखा की नफरत पैदा करना ये उन लोगों का एक वतीरा है, तरकमल है कि जो इस्लाम की पाकीज़ा पुरकशिश खुशबूदार तालीमात से खौफजदा हैं। चूँकि इस्लाम इंसानियत के हकूक़ की पासदारी का सबक देता है, अदल व इंसाफ की हमें तालीम देता है और बग़ैर किसी मज़हब के सामने रखकर तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर उनके साथ हमदर्दी करने का, खैर खई करने का हमें सबक देता है। तो इस्लाम की इन पाकीज़ा तालीमात की बना पर तमाम इंसानी मुआशरों के अंदर इस्लाम के लिए रग़बत मौजूद थी और कशिश मौजूद थी, इसकी खुशबू सबको मुतासर कर रही थी। तो इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ एक माहौल पैदा किया गया और इसे ख़तरे के तौर पर पेश करने का एक वहाँ पे तर्ज़ अमल इख्तियार किया गया, जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत ने, मैं समझता हूँ हमारे इदारों का इस ज़मन में हमारे ख़ास तौर पे दिफाई इदारों का बहुत बड़ा किरदार है और इस तरह हमारी कुछ तालीमी जो बड़े इदारे हैं उन्होंने मिलकर हमारे इन इदारों की मुशावरत के साथ पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया कि लोगों को ये बावर कराया कि इस्लाम ये दीन रहमत है, ये दीन समाहत है और हमारी तालीमात ये इंसानों के दरमियान तफरीक पैदा करने की हमें तालीम नहीं देती, बल्कि तमाम इंसानियत के साथ हमें हमदर्दी करने की तालीम देती है। और ये उम्मत मुस्लिमा की तो अल्लाह ने पहचान ही कुरान पाक में ये बयान फरमाई है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तमाम इंसानों के लिए दुनिया में भेजे गए हो। अम्मा मा यनफ़उन्नास, तुम तमाम इंसानों की हमदर्दी के लिए और नफ़ा पहुँचाने के लिए भेजे गए हो। तो यकीनन पाकिस्तानी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मन में बहुत शानदार अपना किरदार अदा किया है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मन में दुनिया भर में आलमी बरादरी को ये बावर कराने में हमारी रियासत कामयाब रही है कि ये खामखा के एक हमने ख़तरा बनाया हुआ है पाकिस्तान इस्लाम के बारे में। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह एक दीन रहमत है और उसकी वजह से आपने महसूस किया अक़वाम मुत्तहिदा ने ये जो दिन है ये एक मखसूस किया और दुनिया के अंदर ये एक बावर कराया गया कि इस्लाम को दीन रहमत समझा जाए, दीन मेहरबान समझा जाए, इंसानी हुकूक का लंबरदार समझा जाए। दुनिया को यही समझाने की कोशिश की जा रही है अलामा साहब, लेकिन हम देखते हैं कि मगरिब में अक्सर आज़ादी इजहार की आड़ ले ली जाती है। एक स्कॉलर की हैसियत से आप इस हद को कैसे बयान करेंगे जहां इजहार राय ख़त्म और नफरत अंगेज तकरीर शुरू हो जाती है? ये बड़ी खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई। बिलाशुबा इस्लाम तो खुद हुर्रियत का दीन है, आज़ादी का दीन है और माफी ज़मीर को बयान करने का दीन है, लेकिन हरगिज़ उसको हम इस्लाम में आज़ादी नहीं समझते कि जिससे किसी की दिल आज़ारी होती हो, किसी के मज़हब के ऊपर तनकीद की जाती हो। हमें बैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने कुरान पाक पाबंद बनाया कि ला इकराह फिद्दीन, आपने किसी के साथ दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं करनी। ला वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, कि तुमने अल्लाह को छोड़कर जो दूसरे अपने माबूद बनाए हुए लोगों ने, तुमने तो उनको भी बुरा नहीं कहना कि खामखा ये नफरत पैदा होती है और किसी के जो बड़ी शख्सियात हैं उनकी तुमने तौहीन नहीं करनी। तो यकीनन ये इस्लाम सबसे तवक्को रखता है कि आप तमाम दुनिया के जो अकाबिर हैं, तमाम मज़ाहिब की जो बड़ी शख्सियात हैं उनका एहतराम किया जाए, उनके लिटरेचर का एहतराम किया जाए और जिस मज़हब को आप नहीं भी मानते, आपने उस मज़हब के जो पैरोकार हैं उनकी दिलदारी की वजह से, उनकी दिलजोई के लिए और उनको इंसान समझते, उनका हक समझते हुए आप उनके मज़हब के ऊपर किसी नौयत की इस अंदाज की तनकीद का रवैया नहीं अपनाना कि जिससे उनकी दिल आज़ारी होती हो। तो यकीनन मगरब इस मामले में हमसे बहुत पीछे, मगरब और यूरोप महज़ब होने के बावजूद अपने आप को बहुत ही वो सकाफत और कल्चर का बादशाह समझने के बावजूद इतना हमसे पीछे हैं कि वो आज़ादी राय के नाम पर बाज़ औक़ात ऐसा रवैया अपना लेते हैं कि जिससे दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं उनकी दिल शिकनी होती है और उनकी जो बाकाबर शख्सियात हैं, उनकी जो बड़ी हस्तियां हैं, मुक़द्दस हस्तियां हैं, उनके ऊपर नौज़ुबिल्लाह बाज़ औक़ात बेअदबी का और बहुत ही गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किया जाता है कि जिसकी किसी भी इंसानी मुआशरे के अंदर जो एक मुहज़्ज़ब मुआशरा शुमार होता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि यूरोप इस मामले में पीछे, उसे इस्लाम से सीखना चाहिए और इस्लाम की जो आला अक़दार हैं, पाकीज़ा तालीमात हैं, उसकी पैरवी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इस्लाम मुकम्मल रहनुमाई
है पूरी दुनिया के लिए ही। और जिस तरह से हम देखते हैं और जिस तरह आपने मगरिब का जिक्र किया है, वहाँ तो एप्स्टीन फाइल वाले केसेस हो जाते हैं। अगर वो किसी लॉ एंड ऑर्डर को मानते हों, इंसानियत को मानते हों, तो फॉलो भी करते हों, और इस्लाम को अगर शरपसंदी या इंतहा पसंदी इस तरह की जो सरीहन लाइल्मी में ये गलती करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, इसकी आप क्या समझते हैं? उलमाए कराम को आलमी सतह पर क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है? बिलाशुबा हमारे अकाबिर उलमा, जिसमें मदीना यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब सर फरिस्त है, इसी तरह अज़हर यूनिवर्सिटी अल काहिरा मिस्र वो भी बहुत ही सर फरिस्त है, इसी तरह उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, इसी तरह हमारी बैनुल अक़वामी इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, इसी तरह हमारी जामिया इस्लामिया बहावलपुर, हमारे इस जामिया पंजाब है। हमारी यूनिवर्सिटियों ने, हमारे अकाबिर उलमा ने, हमारे स्कॉलर्स ने दुनिया भर में मैं समझता हूँ इस हवाले से अपनी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी है, और उन्हें ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस्लाम जो है वो किसी तौर पर भी हमें इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे लोगों के दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो उनके पैरोकार हैं, हम उनकी किसी तरह भी तौहीन करें और बाज़ औक़ात ऐसा रवैया बनाएं कि जो इंसाफ पे मबनी ना हो, जो मुसावात पर मबनी ना हो, जो किसी के साथ गुस्ताखाना रवैया बनाने का हो। तो यकीन इस हवाले से मैं समझता हूँ हमारे अकाबिरीन ने, हमारे असातिज़ा ने बहुत अजीम किरदार अदा की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अंदर भी हमने इस्लामी नज़रिया कौंसिल के प्लेटफॉर्म से, फिर अभी हमारा जो कौमी पैगाम अमन जो फोरम बना है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बनी है हुकूमत पाकिस्तान में, उसमें सिपा सलार आज़म, हमारे फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब, और इस तरह हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुशावरत से ये कमेटी कैम्प की गई है। और वो जो कौमी बयानिया है, एक कौमी तारीखी दस्तावेज है पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मुरतब किया है। आज दुनिया उसको एक मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है, आज दुनिया भर में उसके तराजम किए जा रहे हैं। खुद अज़हर यूनिवर्सिटी में हज़रत शेखुल अज़हर ने उसका अरबी तर्जमा करवाया और अरब ममालिक के अंदर उसे फैलाया, और उन्होंने कहा कि ये इस दौर का एक अजीब ये एजाज़ है इस्लाम का, किताब तमाम अकादमी फ़िक्र के उलमा और कायदीन ने बैठकर ये एक ऐसी दस्तावेज तैयार की है कि जिसको अपनाया जाए तो दुनिया तमाम इंसानी माशरों से नफरत खत्म हो जाएगी। उसमें सर मसालिक की बात हमने नहीं की, उसके अंदर हमने तमाम करने के लिए कोशिशें तो जारी हैं अलामा साहब, लेकिन अगर हम देखें तो नफरतें फैलाने वाले बहुत हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में होने वाले मसालिम की अगर हम बात कर लें तो दुनिया तो इसे सियासी तनाज़ा कह के कवर करने की कोशिश करती है, इसको ढांपने की कोशिश करती है। क्या आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर तो ये इस्लामोफोबिया की ही एक बदतरीन शक्ल नहीं है? क्या आपने बड़ी खूबसूरत बात की। यकीनन आज आलमी बरादरी को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी जिम्मेदारियों का सही तौर पर इदराक करते हुए इन चीज़ों का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। आपने सच फरमाया कि जो फ़लस्तीन के मज़लूम हमारे भाई हैं वहाँ पर, वो फ़लस्तीन में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ये बात भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए, वहाँ पर एक तादाद क्रिश्चियन हज़रात की भी मौजूद है और सब जुल्म का शिकार हो चुके हैं। और हमें चाहिए आलमी बरादरी को कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे। इसी तरह कश्मीर का मामला, वहाँ भी बड़ी तादाद मुसलमानों की, लेकिन उसके साथ साथ गैर मुस्लिम भी वहाँ मौजूद है, मजलूमियत का शिकार है, और लोगों को उन्होंने खास तौर पे बुनियादी तौर पे मुसलमानों को बेस बनाकर, असास बनाकर इस्लामोफोबिया के है तनाजुर में ही ये जुल्म और सितम का निशाना बनाया कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है और इस्लाम को उन्होंने अपने खतरा समझा हुआ है। और हालांकि ये इस्लाम दीन रहमत है, ये पैगाम रहमत है, ये रहमतुल आलमीन सल्लम का पैगाम है, और वो पैगाम सारे जहानों के लिए, सारी दुनिया के लिए, तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम इंसानों के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ ये बदतरीन इस्लाम से लाइल्मी है, और इस्लाम से और खामखा की दुश्मनी और अदावत की बना पर वहाँ मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से जुल्म और सितम किया जा रहा है। ये जो इस वक्त मोदी है इंडिया में, वो इंडिया के मुसलमानों को और ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमानों को जिस अंदाज से जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है, इसी तरह इसके बिल्कुल पैटर्न पर नेतन्याहू वो फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों को इसी तरह जुल्म और सितम का निशाना बना रहा है। तो इनको चाहिए, आलमी बरादरी को इनको समझाएं, इनको रोकें। ये इंसानी, मैं समझता हूँ अकदार के ऊपर और इंसानी माशरों की उस पर जो अजमत है, उस पर एक इंतहा दर्जे का दबा है। आपने के आलमी दुनिया को चाहिए कि इस अमल को रोकें। इंसानियत के लंबरदार जो दावे करते हैं ह्यूमैनिटी के, लेकिन मुकम्मल जो रहनुमाई है ना वो दीन इस्लाम में है। इंसानियत को अगर कोई ज़्यादा देखता है तो वो दीन इस्लाम का मज़हब है। और हम देखते हैं एप्स्टीन फाइल वाले केस तो ये मगरिब कल्चर में ही आते हैं, फिर दीन इस्लाम को फॉलो करें
मुकम्मल रहनुमाई मिलती है, पूरी दुनिया के लिए मुकम्मल रहनुमाई। और जिस तरह से टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम देखते हैं इस्लामोफोबिया फैलाने वाले इतने मवाद होते हैं, चंद लोग इनको जमा होकर कंट्रोल करना चाहिए। मजमा लगा के किसी की मुकद्दस किताब की तौहीन कर देते हैं, कुछ ऐसी मजहबी शख्सियात की तौहीन कर देते हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, खास तौर पर मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। और फिर जनाब आप आज़ादी इजहार का नारा लगाते हैं, जब कोई इधर से इस तरह की बात हो जाए तो वो आप नाकाबिले कबूल करार दे देते हैं, उस पर तो आपने बैन लगाए हुए हैं। और जितने ही हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मसालिम ढाए गए, कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, मज़हब की बुनियाद पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सदाए रमज़ान। और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हमारा किचन सेगमेंट इफ्तार पकवान। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इफ्तार पकवान और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। इफ्तार पकवान को स्पॉन्सर किया है करशी जामे शीरी ने, जो कि हम सबका फेवरेट है। और करशी में जितने भी इज्जा शामिल होते हैं वो सब के सब खालिस हैं, और ये खालिस इज्जा ही करशी जामे शीरी के टेस्ट को मुनफरिद बनाते हैं। हमें स्पॉन्सर किया है सेब्रोसो ने, क्योंकि सेब्रोसो की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो फटाफट रेडी हो जाती हैं, पकोड़े हो, समोसे हो, कचौरी हो या फिर गोला कबाब हो। और अगर आपने पकोड़े, समोसे, गोला कबाब बनाए हैं तो आपको चाहिए किन्नौर का केचप, तो हमें स्पॉन्सर किया है किन्नौर ने भी। और किन्नौर के साथ हमारे साथ है डालडा, जो कि हमें ताउन कर रहा है, क्योंकि डालडा मेरा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है और हम सबका फेवरेट है। तो आज इफ्तार पकवान में क्या बनने जा रहा है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो बताएंगी हमारी शेफ। मैं बुलाती हूँ हम सबकी फेवरेट शेफ अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे लगता है अनम आप आई थी और आधा काम करके गई हैं, आधे से बहुत आधे से ये बिल्कुल एंडिंग रख के गई हूँ। जो एंडिंग है ना इस रेसिपी की, जो आखिरी स्टेप है वो अनम ने पहले कर दिया मैंने। बेसिकली मैंने सिजलर ऑन कर दिया है ताकि जो है वो ये गर्म हो जाए, क्योंकि इसका गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ही वो कहते हैं ना, आपको जो शू 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 वाली आवाजें आएंगी वो तभी आएंगी जब ये फुल हीट हो जाए। आज फिर वो फायरी आवाजें आएंगी। बिल्कुल, आज वो फायरी सी है। तो मैं यहाँ खड़ी हूँगी आज। हाँ अच्छा जी, आज की रेसिपी जो है बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं टर्किश कोफ्ते। और टर्किश कोफ्ते जो है वो आपको जो है एक दफा टर्की की जरा सैर करवा के लेके आएंगे। बड़ी बहुत ख्वाहिश होती है कि वो टर्की जाएं, लेकिन वो ख्वाहिश तो हम आप लोगों की पूरी नहीं कर सकते। तो आप खाने खिला सकते, तो वो तो आप खुद ही करेंगे पूरी। लेकिन हम आपको कुछ टर्किश फूड बनाना सिखाएंगे जो कि कोफ्ते हैं। और बड़े मुश्किल नाम है टर्किश पिडाली कोफ्ते। सही प्रोनाउंस कर रही हूं? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आप इनको जो है सिंपल टर्किश कोफ्ते भी कह सकते हैं। आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान किया है, इसलिए मैंने इनको टर्किश कोफ्तों का नाम जो है वो दे दिया। अच्छा जी, टर्किश कोफ्तों के लिए जो हमें रेसिपी चाहिए, मतलब कि जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो आज के जितने भी इंग्रेडिएंट है ना वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने किसी को भी जो है वो स्किप नहीं करना। बीफ मिन्स में ये रेडी होगी। प्लीज़ माजरत के साथ इसको चिकन में बनाने की ज़रूरत मत कीजिएगा, क्योंकि जो बीफ है या आप इसको मटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो रेसिपी को करते हैं शुरू। रेसिपी को शुरू करने से पहले हम ऐसे करते हैं कि अपनी रेसिपी, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी थोड़ी सी टेक्निकल है, तो इसलिए मैंने अपने पास जो है वो पेपर रखा हुआ है, ताकि जो है हम अच्छी तरीके से जो स्टेप्स मेजरिंग जितनी है उस हिसाब से उसको फॉलो कर सकें। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जो है मैं पहले चॉपर मशीन हम लोग ले आते। आपके किचन में चॉपर मशीन होनी चाहिए अगर आप टर्किश कोफ्ते बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। एग्जैक्टली, अगर आपने टर्किश कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो आपके पास ये मशीन होनी लाजमी है। इसको खोल लेंगे और खोलने के बाद अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ऐड करना है आपने बीफ का कीमा, जिसमें तकरीबन हमने इसमें ऐड किया है। मज़ीद चॉप करेंगे हम। हाँ जी, 70% इसके अंदर जो है वो बीफ है और 30% इसके अंदर जो है आप समझे कि फ़ैट है। फ़ैट इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ काइंडली इसमें फ़ैट ज़रूर आपने ऐड करवाना है। डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड पे, और यहाँ से मैं ऐड करूँगी इसमें सबसे पहले अनियंस। इसमें जाएंगे तकरीबन हम ऐड करेंगे मीडियम साइज़ के, हम इसके अंदर 2 अनियंस, अगर बड़े साइज़ का है तो 1 और मीडियम है तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2। सिंपल, क्योंकि हमने इसको चॉप करना है तो हम इसको रफली जो है अनियन को भी इसमें आप ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, साथ ही चॉप करेंगे। तो आपने इसको रफली कट कर लेना है और आपने कीमे के साथ साथ ही जो है अब हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी, ये चला गया, अनियन चला गया इसके अंदर।
साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडा 1 अदद। और आप ये यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आपके पास कीमा कितना है, उस हिसाब से आप अपनी रेसिपी को जो है आप पेन डाउन कर लें। उसके साथ इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है इसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम अपनी सॉस के लिए रख लेंगे और बाकी रिमेनिंग हम इसमें डाल देंगे। और उसके साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में जरूरत होंगे या फिर जो टर्किश कोफ्ते हैं वो स्पाइसी होते हैं? नहीं, वो बिल्कुल माइल्ड होते हैं, स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं होते। इसके साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। अपनी पसंद के मुताबिक, अगर आपको बहुत स्पाइसी कबाब कोफ्ते पसंद है तो आप हाँ जी ज्यादा मिर्चें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, नमक माइल्ड रखेंगी? माइल्ड रखेंगे। नमक हस्बे जायका हमने डाला है, काली मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, ठीक है जी। हम ½ टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ½ टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा जो है आपने इसमें तभी ऐड करना है जब आपने बिल्कुल कोफ्तों को रेडी करना हो, उससे पहले आपने बिल्कुल भी इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना, वरना आपके कबाब जो है वो हैंडल नहीं होंगे। अब इसमें जाएगा, आप इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं पार्सले जो है वो ड्राई फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं और फ्रेश पार्सले भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है ब्रेड क्रम्स की, अगर आप मुझे वहाँ से ब्रेड क्रम्स दे दें। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के ब्रेड क्रम्स के। ये बेसिकली क्या होगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा सा जो है वो बाइंडिंग एजेंट होगा। अब ये चले गए, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर, 1 से 2 अदद टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से जो है टमाटरों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर ऐड कर देंगे तो आपका कीमा जो है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, तो उसको हैंडल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए 2 टमाटर जो है वो गुड इनफ होंगे इस रेसिपी के लिए। तो अब ये हो गया टमाटर, और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरीके से चॉप, ठीक है जी। स्पाइसेस सारे हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो थोड़े बहुत इसमें जो है कुटी हुई लाल मिर्चें वगैरह चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। ब्राउन शुगर आप सॉस में ऐड करेंगे? जी, ब्राउन शुगर हम सॉस में ऐड करेंगे। ठीक हो गया जी। इसको कर लेते हैं साइड पे, और अब इसको लेके चलते हैं उस तरफ जहाँ पे हमारा चॉपर मशीन है, और अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से हम चॉप। अच्छा जी, अब इसको एक दफ़ा खोल के हम दोबारा से करेंगे, चम्मच से इसको मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी बटर, ठीक है जी। ओके। अच्छा, बटर से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ आपके कबाब जो है वो रेडी होंगे। हमारे जो है ये हो गए हैं रेडी, और अब हम इसको जो है अपने बाउल में निकाल लेंगे। हाँ जी, स्पून दे दें आप मुझे। आपको बड़ा स्पून चाहिए। इस तरीके से हम ये सारे इसमें से निकाल लेंगे, और मेरा ख्याल है यहाँ से जो है एक स्पैचुला ले लेते हैं हम। स्पैचुला से जो है वो इजीली निकल आएगा। इसको अब रख देते हैं थोड़ी देर साइड पे, और यहाँ से ले लेते हैं दूसरा पैन, और उस पैन के अंदर हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारी सॉस। तो सॉस के लिए आप डालेंगी इसमें थोड़ा सा ऑयल, और मैं बाकी डालूंगी इसमें हाँ जी बटर, क्योंकि ना बदले ज़माना और ना ही बदला डालडा, और यही चीज़ डालडा को बनाती है पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड। बस आपने मुझे क्वांटिटी बतानी है। आप इसमें डाल दें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के, बस बहुत। अब जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद हम इसके फर्दर जो है वो स्टेप्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे ही मेल्ट होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसको पकाएंगे हम 1 आध मिनट के लिए, ताकि जो है उसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टमाटो पेस्ट। अब ये ऐड कर देते हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये चला गया इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट, और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी केचप। केचप से बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका आएगा, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल केचप पसंद नहीं है तो आप उसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
इस तरीके से। तो ये इसका जो हो गया है, कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप, इनफैक्ट टमाटो पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप। और टमाटो केचप किनौर का है जी बिल्कुल। किनौर का जो टमाटो केचप है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ेदार है। बिल्कुल। और ये अब इसमें जाएगी थोड़ी सी टमाटो केचप। अब ये ऑप्शनल है, ये आप डाल लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी डालेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये अब चला गया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे थोड़ा सा कुक। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर, ठीक है जी। पेपरिका से बहुत अच्छा सा जो है वो कलर आ जाता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, 2 से 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर जाएगी। इसमें जाएगी काली मिर्चें हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, और साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल जो है लाल मिर्चें, और नमक इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टमाटो पेस्ट में भी नमक होता है तो इसलिए आपने बड़ा बैलेंस करके जो है इसमें नमक का ऐड करना है। और अच्छी तरीके से हम इसको कुक करेंगे। अब आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड कर सकते हैं, या बीफ स्टॉक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। इस तरीके से कितना टाइम लगेगा सॉस बनने में? रेडी होने वाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर, तकरीबन पाउडर, जो कि सॉस को मज़ीद मज़ेदार बना देगा। एग्जैक्टली। हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो चिकन पाउडर का ऐड करेंगे। ये चला गया है चिकन पाउडर, और उसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन थोड़ा सा पानी, हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन ½ कप के करीब। और इसको अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो है आपकी सॉस वो हो जाए, कुक हो जाए। इसका जो थोड़ा बहुत जो कच्चापन है, जैसे टमाटो पेस्ट का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जब तक हमारी सॉस रेडी हो रही है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि टर्किश कोफ्ते बनते कैसे हैं। आपने साथ रहना है। तो ब्रेक के बाद इफ्तार पकवान में आपको वेलकम कहते हैं। आज हम बना रहे हैं टर्किश कोफ्ते। सॉस हमारी रेडी हो गई है, उसको हमने रख दिया है साइड पे, और अब बनेंगे कोफ्ते। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप इसमें मुझे थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल डाल दें। बेहतरीन, क्योंकि डालडा के बिना ना सब कुछ अधूरा है। इन कोफ्तों को जब आपने बनाना है इधर के इधर इसमें भी डालें और इसमें भी डालें। वाह, इसमें अब क्या करेंगे? इसमें हाथ में थोड़ा ग्रीस करके ही कोफ्ते बनाएंगे। बस बहुत है, बहुत है। और इसमें भी आप डाल दें तकरीबन 4 टेबलस्पून। बस बहुत है, बहुत है। आज हम कम डालडा का इस्तेमाल करेंगे। तो अब कर लेते हैं फ्लेम को ऑन, मगर हम इसको बिल्कुल रखेंगे मीडियम टू लो हीट के ऊपर। मैक्सिमम जितना कम हमारा चूल्हा होता है अभी हम उतने पे ही रखेंगे, ताकि हमारा कोफ्ते स्लो कुक होंगे। स्लो कुक होंगे। बेसिकली बीफ है, लेकिन हमने इसको जितना चॉप किया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे कबाबों को फ्राई करने में। तो यहाँ पे जो है चीज़ों को कर लेते हैं थोड़ा साइड के ऊपर, और अपनी अच्छे से काम कर सकते हैं, स्पेस बने, और ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाए। इसको भी कर लेते हैं साइड पे। और अब हम यहाँ पे रख लेते हैं अपने कबाबों का बैटर। और इस तरीके से आपने हाथों पे थोड़ा सा जो है वो डालडा कुकिंग ऑयल लगाना है इस तरीके से, और हाथों को अच्छी तरीके से आपने कर लेना है ग्रीस। और इसके अब हम बनाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे से जो है कबाब। और कबाब जो है आप इसको कोफ्तों की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और हल्की जो छोटी वाली टिक्की होती है कीमे की, उसमें भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो वाला टेक्सचर देंगे, ताकि जब हम इसकी प्रेजेंटेशन करें तो इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी अच्छी सी जो है इसमें आ जाए। अच्छा जी, यहाँ से ले लेते हैं एक अपना स्पून, और इसको जो है आपने हल्के हाथ से फोल्ड करते हैं। इनकी जो साइड को चेंज करना है, बिल्कुल, ताकि दोनों साइड जो है वो इवनली आपकी कुक हो जाए। और इसको जो है इस तरीके से आपने पका लेना है। और मीनवाइल जो है हम इसी के साथ जो है इसी पैन में थोड़े से जो है वो ऐड कर देंगे टमेटोज और ग्रीन चिलीज़। इधर उनकी स्पेस बना लेते हैं ताकि वो भी साथ में करके अपनी स्पेस में भी रख सकते हैं। बिल्कुल, आप जब आप कटिंग करें आप फ्राई करके खा सकते हैं। एग्जैक्टली, किनौर के केचप के साथ वैसा ही। तो अब हम इनके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी जो ग्रीन चिलीज़ हैं, इस तरीके से आपने ऑन साइड रख देनी है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से चेरी टोमेटोज। आप चाहें तो इसमें रेगुलर टोमेटोज का भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये इसके साथ थोड़े से ग्रिल हो जाएंगे ना, तो उसी क्योंकि ऑयल के अंदर ही सारा फ्लेवर है इस वक्त,
जो हमने कबाब बनाए हैं उसका पानी भी क्योंकि रिलीज़ हो रहा है तो वो भी उसी में ही है, इसलिए जो है आप इसी के अंदर ही इसको कैरमलाइज करेंगे अनियंस को और साथ में टमेटोज़ को, तो उसका जो है वो बहुत अच्छा सा जो है आपकी दोनों चीज़ों में फ्लेवर आ जाएगा। चलिए तो बेहतरीन है। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल रेडी तो हो ये चुके हैं। एक साइड से जो है इनको बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और अब हम क्या करेंगे कि करेंगे थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ ताकि जो है रिमेनिंग इनको अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि अब ऑयल में जितना भी मॉइस्ट था वो सब ख़त्म हो गया है। तो इसका मतलब है कि आपके कबाब जो है वो अंदर से बिल्कुल कुक है। और इसकी एक और चीज़ भी है कि ये इंतहाई सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म के आपके कबाब जो है वो रेडी होंगे। और मीनवाइल जो है मैं इधर से इनको शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी कैरमलाइज हो चुके हैं हमारे टमेटोज़ एंड ग्रीन चिलीज। आखिरी स्टेप जो अनम ने पहले कर लिया था। हाँ अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी भी टाइम है। इनको थोड़ा सा पकाएंगे ना। और आप दूसरी साइड पे अगर आप इस सॉस को रख दें साइड पर, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ तवे को, फिर इसको इधर कर लेते हैं ताकि ये जो है अच्छे तरीके से थोड़ी सी इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। थोड़ा सा डार्कर साइड पे हम कलर देंगे इसको थोड़ा सा कबाबों को। और यहाँ से मैं ले लेती हूँ तवा और यहाँ पे हम करेंगे पीटा ब्रेड को जो है हल्का सा ग्रिल। तो आप इस पे 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड करें डालडा का। तो हम ऐड करेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून। हाँ जी 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से ग्रिल। अब आप इसको करें अच्छी तरीके से ग्रिल और ये जैसे ही इसका लाइट सा कलर आ जाएगा लाइट गोल्डन, तो हम इसको जो है वो हटा लेंगे। तो यहाँ से जो है हम कबाबों की भी साइड को अब करेंगे थोड़ा सा फ्लिप। तो ये सारे जो मरहले हैं जी ये किस लिए हैं? ये जो है अब ये गार्निश के लिए, प्लेट को सजाने के लिए। यस, प्लेट भरी भरी नजर आए। बिल्कुल। हर खित्ते की अपनी खूबसूरती होती है, हर खित्ते के अपने खाने होते हैं, उनके मुनफरिद जायके होते हैं। बिल्कुल। तो आप जितना ट्रैवल करते हो ना आपको एक्सपोजर मिलता है, आप सीखते हो, आपको पता चलता है। ऐसा ही है, तो ट्रैवल करना बड़ा ज़रूरी है। अब इसकी फिर साइड बदल लें आप, तब तक जो है मैं नान को कट कर इफ्तार लेती हूँ। पकवान में भी हमने कोशिश किया कि आपको हर खित्ते की डिश बनाना सिखाएं, चाहे वो अफगानी डिश हो, टर्किश डिश हो। जी बिल्कुल। हाँ हमने हमने इसमें सारी तकरीबन आपको रेसिपीज कुजीन्स को टच अप ऑन किया है ताकि जो है वो आप इसको एंजॉय कर सके। तो नान ग्रिल होगा कि नहीं, नान को ग्रिल नहीं करेंगे हम। और इस तरीके से हमने इसके आई थिंक ये हो गया। हाँ जी, बंद करते हैं फ्लेम। हाँ जी। और ये देखें इस तरीके से हमने इसको इस फॉर्म में कट कर लेना है। और ये हम एक्स्ट्रा है नान, इसको कर लेते हैं साइड पे। यहाँ जो कबाब है हमारे तकरीबन वो हो गए हैं रेडी। तो बस मैंने इस फ्लेम को कर दिया है बंद। इनफैक्ट इसको जो है हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं कबाबों को। तो हमारे कबाब भी रेडी हो चुके जी, हैं। बिल्कुल। जो पीटा ब्रेड है वो भी ग्रिल हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से अपना ये उठा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से इस पर थोड़ा सा हम ऑयल रहने देंगे और बकाया जो है अपने सिजलर को तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया अब इस पर बहुत अच्छे से फिक्स। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर रखेंगे कबाबों को प्लेस करेंगे हम इस तरीके से। ये कबाब हमारे एक साइड पे आ जाएंगे और इस तरीके से हम सारे कबाबों को इस पर जो है वो रख देंगे। और इस तरफ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हमारी वेजीज। ये चले गए हमारे टमेटोज। और अब आएगी इसके ऊपर हमारी जो नान है, आप जो है इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं पीटा ब्रेड को और इसको भी जो है इसी तरीके से कट कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे से इसके पीसेस कट कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम असेंबल कर देंगे। और अब लास्ट बारी आ जाती है वो है जी हमारी सॉस की। तो अगर आप मुझे सॉस इस तरफ कर दें। ये है हमारी सॉस जो कि हमने बहुत पहले रेडी कर ली थी। एग्जैक्टली। और अब हम इस पर ऐड करेंगे। वाह, इट लुक्स सो यमी। इस तरीके से। और इतनी आपने डालनी है जितनी आपके थोड़े से कबाब जो है वो भी नज़र आए। तो ये हो गए हैं जी आपके टर्किश कबाब रेडी। और अब हम इनको रखेंगे अपनी मेन डिश के ऊपर। और ये आज की हमारी रेसिपी जो है टर्किश
कबाब वो हो गए हैं रेडी, जिसको हमने सर्व किया है नान और पीटा ब्रेड और चेरी टमेटोज और ग्रीन चिलीज के साथ। तो अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। मुझे जन्नत जमशेद और शेफ अनम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। ब्रेक के बाद दोबारा से सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ दहलीज पर दस्तक दे रही हैं और मुल्क भर के बाज़ारों का तो नक्शा ही गोया बदल गया है। लाहौर के अनारकली से लेकर कराची के तारिक रोड तक हर तरफ इंसानों का एक समुंदर है जो अपनी और अपने प्यारों की खुशियाँ खरीदने निकला है। लेकिन इस रौनक के पीछे महंगाई का वो तूफान भी है जिसने सफ़ेद पोश तबके की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहां एक तरफ चूड़ियों की खनक और मेहंदी की खुशबू है, वहीं कीमतों में होशरुबा इजाफे ने नाज़रीन शहरियों को परेशान कर रखा है। मुल्क भर की मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही है या कीमतें पूछ कर ख़रीदार बस जा रहे हैं, या ख़रीदारों की जो हम देख रहे हैं कि कोई डिमांड भी पूरी हो रही है, दुकानदारों की मनमानियाँ चल रही हैं? क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से ज़ैनब शहबाज और इस्लामाबाद से हमें सदाकत अली अब्बासी और कराची से जाहिद गफ़ार और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ अजीज़। तो सबसे पहले लाहौर ज़ैनब के पास चलते हैं। ज़ैनब, कहिएगा, आजकल तो बड़ी धूम है, ट्रेंड पे चल रही हैं कश्मीरी चूड़ियाँ और बहुत ही महंगी हैं, और कुछ लोग तो मीम्स भी बना रहे थे कि जायदाद बेचनी पड़ जाएगी कश्मीरी चूड़ियों के लिए। अवेलेबल हैं और कितनी महंगी हैं? बिल्कुल माहम, जैसे ईद की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो बढ़ चुकी हैं और जो गहमा गहमी है वो बहुत ज़्यादा है। और इस सब में जो है वो ख़वातीन सर फहरिस्त आती हैं कि शॉपिंग करने में वो पीछे कभी भी नहीं रहती हैं। और इस सब में कपड़े शपड़े तो उन्होंने बना लिए हैं, लेकिन अब चूँकि फ़ाइनल राउंड में मैचिंग चीज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं, जूते कपड़े, तो इस सूरत हाल में जो चूड़ियाँ हैं वो अगर ना ली जाएँ तो मेरे ख्याल में ईद अधूरी लगेगी। और मैं आपको इसमें एक बात ऐड कर दूँ कि जब मैं पहले दिन कवरेज के लिए निकली थी तो उसमें कश्मीरी चूड़ियाँ जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे समझ नहीं आई ये कश्मीरी चूड़ियाँ हैं क्या। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा और बाहर लोगों को ख़रीदारी करते देखा, ख़वातीन को, बच्चियों को ख़ास तौर पे, तो मुझे जो है वो खुशी भी हुई कि कश्मीरी चूड़ियाँ मतलब किस तरह से बना रहे हैं, देख के बड़ा अच्छा भी लगा। फिर मैंने खुद ही माइंड बना लिया कि अब मैंने भी कपड़ों के साथ जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ लाजमी लेनी है। तो मैं जो है वो कल रात ही डिसाइड कर रही थी कि अब मैंने किस कलर की चूड़ियाँ लेनी है। तो बहुत डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। और अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो चूँकि पिछले साल के निस्बत इस साल जो है थोड़ा सा ज़्यादा देखने में महंगाई मिल रही है। तो जो चूड़ियाँ थी वो दर्जन के हिसाब से जो कीमत है वो 500 रुपये भी कहीं मिल रही है, 650 रुपये दर्जन भी मिल रही है, कहीं 800 रुपये दर्जन भी मिल रही है। तो इतनी महंगी ये कश्मीरी चूड़ियाँ हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक अच्छी बात ये बताऊँ कि ख़वातीन जो है वो अगर 800 रुपये दर्जन भी मिल रही हैं तो वो अगर चाहे अपने भाइयों के साथ आई हैं, अपने मियाँ के साथ आई हैं या अकेले भी शॉपिंग कर रहे आई हैं, लेकिन वो कश्मीरी चूड़ियाँ अपनी ईद का हिस्सा लाजमी बना रही हैं कि हम लाजमी लेंगे, क्योंकि एक जुनून ही बन गया है कि कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो उसके बगैर ईद अधूरी होगी। माहम, तो ज़ैनब ये भी कह रही थी कि मैं तो मार्केट नहीं जा पा रही काम की मसरूफियात की वजह से, ज़ैनब है तो मैं ज़ैनब से ही मंगवा लेती हूँ। मैं लाजमी लेके आऊँगी क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होगी, क्योंकि मैं अब माहम ने मुझे बताना है कि वो कौन सा कलर पसंद करती है। अच्छा, वैसे ज़ैनब मैं एक सीक्रेट बताऊँ, ये तो ज़हरा भी कर रहा है, मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ खरीद ली। मैंने बहुत पहले खरीद के रख भी उस तो ये देख लेंगे हर तरफ जो है ना कश्मीरी चूड़ियों का चर्चा है। और इस वक्त भी जो है वो गहमा गहमी। बिल्कुल ज़ैनब, आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का रुख कर लेते हैं, जाहिद गफ़ार के पास चलते हैं। जाहिद, अगर हम बात करें तो लोगों की खरीदारी का तो पता नहीं है, लेकिन आपने लगता है शैम्पू बहुत अच्छा खरीद रखा है। ये समंदरी हवाएं जो है वो बहुत तेज़ चल रही हैं, बाल आपके उड़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं कि जनाब समंदरी हवाएं खूब चल रही हैं। तो बताइए, शहरी किस किस्म की चीज़ों की खरीदारी की तरफ ज़्यादा आपको राग़िब नज़र आते हैं? क्या आप प्रॉपर अभी अपने जो लिबास हैं, मलबूसात हैं, वो खरीद रहे हैं या वो मैचिंग वाला मरहला आन पहुँचा है? देखिए, पहले समंदरी हवाओं की बात कर लेते हैं। कराची क्योंकि मशहूर है
इस सीज़न के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही हैं। दिन में गर्मी बहुत थी, लेकिन शाम में बिल्कुल इसका जो मौसम है वेदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस वक्त जिस मकाम पर मैं खड़ा हूँ ज़ैनब मार्केट के बिल्कुल वस्त के अंदर, सेंटर की जो रोड है वहाँ मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ पर बिल्डिंगें भी मेरी में आपको दिख रही होंगी, तो अच्छा। दोनों तरफ से हवाएं टकरा के इस तरफ आती हैं। लेकिन शॉपिंग की तरफ आते हैं। शॉपिंग बिल्कुल, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल भी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो है यहाँ पे बाज़ार हैं, मार्केटें हैं, बड़ी मशहूर मार्केट हैं। और ये ज़ैनब मार्केट जो है मुतवस्सित तबका यहाँ पर आता है। यहाँ पर हर किस्म की शॉपिंग उनके मतलब दस्तियाब होती है, चाहे मर्दों की शॉपिंग हो, उनके कपड़े हों, जीन्स हो, टी शर्ट्स हो, या ख़वातीन के रेडीमेड्स कपड़े हों, हर किस्म के ब्रांड यहाँ पर दस्तियाब होते हैं। तो यहाँ पर विंडो शॉपिंग तो नहीं हो रही ये इस मार्केट के अंदर, क्योंकि जो दाम हैं, जो कीमतें हैं वो रिजनेबल होती हैं, मुनासिब कीमत पर हर चीज़ मिलती है। तो जितने भी कराची वाले हैं, जो कराची आइट्स थे, वो यहाँ पर पहले उनकी तरजीह होती है कि पहले ज़ैनब मार्केट पे का रुख करें, यहाँ पर मालूमात करें कि यहाँ पर कीमतें कितनी हैं, और उस हिसाब से फिर ये दूसरी मार्केटों का रुख करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ख़वातीन भी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, नौजवान भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, और फैमिलीज़ भी यहाँ पर आती हैं, जो कि पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और ये जो मार्केट है ज़ैनब मार्केट, यहाँ पर जो चिल्ड्रंस वेयर हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त यहाँ मिलते हैं, हर किस्म के ब्रांड के मिलते हैं। यहाँ सेल्स भी लगी होती हैं। तो एक समझ लें कि यहाँ पे मेले का समा होता है। इसके अलावा जो दूसरी मार्केट हैं वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रश पाया जाता है। सही, ज़ैनब मार्केट की वाकई बहुत धूम होती है। लाहौर की ज़ैनब रिपोर्टर और कराची की ज़ैनब मार्केट कोई इसका सानी नहीं है। अच्छा सदाकत, आपकी तरफ आते हैं। आप आरा मार्केट में आप हैं, ईद की शॉपिंग का यकीनन हम देख भी रहे हैं, सिलसिला जारी है। तो शहरे इक़्तिदार के जो बासी हैं उनकी तरजीहात क्या हैं, क्या ख़रीदा जा रहा है, या मैचिंग वाले मरहले की तरफ चले गए हैं? और मौसम भी अच्छा लग रहा है, दिन में रात का समा लग रहा है इस्लामाबाद। आज मौसम वैसे ही बहुत खुशगवार है। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर मौसम की बात करूं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौसम गुज़िश्ता कई दिनों से बड़ा शदीद गर्म था, और टेम्परेचर जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से लोगों को ईद की शॉपिंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा था। आज मौसम ने बड़ी खूबसूरत सी अंगड़ाई ली है, और सुरमई बादल इस वक्त आसमान पर छाए हुए हैं। बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से ही वक्फे से जारी है, और ईद की ख़रीदारी करने वालों ने इस वक्त इस्लामाबाद के अपारा मार्केट का रुख किया हुआ है, जिनमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन, बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं। और ख़वातीन जो है वो अपनी मैचिंग जो है वो कपड़ों के साथ, कोई दुपट्टों की मैचिंग कर रही है, तो कोई क्या मैचिंग यहाँ पे कर रही है, कोई चूड़ियों की खूबसूरत चूड़ियों की जो है वो मैचिंग कर रही है। और बच्चों के लिए यहाँ पर गारमेंट्स जो है वो ख़ास तौर पर रेडीमेड जो है वो ख़रीदने शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि दर्जियों के नाज और नखरे इतने ज़्यादा थे कि वो उन्होंने इस मरतबा जो है वो रेट भी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने बुकिंग भी बंद की। और इस वक्त जो है वो रुझान ज़्यादातर जो वो रेडीमेड कपड़ों की जानिब है। बच्चों की ख़ास तौर पर अपनी माओं के साथ, बहनों के साथ, वो वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और ख़ूबसूरत यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनके कपड़े ख़रीद रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर ये कहना जो ज़रूरी है कि अब विंडो शॉपिंग का वक्त जो है वो नहीं रहा, अब सिर्फ ख़रीदारी है और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और विंडो ख़रीदारी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद कर यहाँ से लेके जा रहा है। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो अपने मलबूसात, जिनमें ख़ास तौर पर वो जीन्स तो फिर अपने शर्ट बनवाने के माहिर होते हैं सदाकत, वो तो आखिरी दम तक भी वालिदैन को कहेंगे कि जनाब हमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर दें। बड़ी अच्छी बात है जी, शॉपिंग चल रही है भरपूर, और मौसम भी जो है वो शॉपिंग के लिए बड़ा साजगार है। ज़ैनब, आप हमें बताइएगा कि इस बार ब्रांड्स के जोड़े जो थे ख़वातीन के, वो पता चला बड़े महंगे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी चलाए गए, तो उसके बाद तो यकीनन लोगों ने, ख़वातीन ने दर्जियों के पास गई होंगी, रुख किया होगा कपड़े सिलवाने के लिए। तो दर्जियों के तेवर क्या हैं, और ओवरऑल शॉपिंग का रुझान क्या देख रहे हैं आप? लाहौर ये तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं, और ये तो अब फिर ईद का टाइम है और आखिरी दिन चल रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो रेडीमेड लेने पे ज़्यादा इत्तेफाक करते हैं कि ये झंझट जो है दर्जियों के, इससे जान छूट जाएगी। लेकिन चूँकि महंगे जोड़े भी उनको मिल रहे हैं, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो दर्जियों के पास लाजमी दें, और बड़े बड़े दिन पहले जो है वो ये बुकिंग्स क्लोज हो जाती हैं। लेकिन आजकल जो है वो दर्जियों के जो नखरे हैं वो चलते हैं, लेकिन साथ ख़वातीन को ये भी होता है कि यार चलो हमारे कपड़े सिल गए हैं तो साथ मैचिंग दुपट्टे कर लेंगे और साथ में उनके मैचिंग लेसेस लगा लेंगे। तो जो लिबर्टी मार्केट है, इस वक्त वैसे मैं क्रीम ब्लॉक में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे भी हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन जो लिबर्टी मार्केट है वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक दुपट्टा गली है, वहाँ पे लेसेस बाकायदा तौर पे जो है वो लगाई जा रही है दुपट्टों को, कपड़े सिल रहे हैं प्रॉपर। अब तो हतमी मराहिल में तैयारियाँ
और खवातीन जो है अब बाकायदा तौर दर्जियों पे के यानी कि वहाँ यानी केवल कि ऐसे ही हैं रहती जिस तरह के बड़ी ईद पे कसाईयों के होते हैं। ऐसे ही है, यानी कि ज़ैनब अगर कोई बात नहीं ब्रांड का जोड़ा ना भी मिले तो लड़कियां खुद ही डिज़ाइन करके खुद ही अच्छे अच्छे ब्रांड से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कपड़े बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, लेस वगैरह लगा रही हैं। अच्छा, कराची का ही रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह हम लाहौर में बात कर रहे थे कि कश्मीरी चूड़ियों की बहुत धूम है, हमने तो देखा इंटरनेशनली बड़ी धूम थी। यस यही चूड़ियाँ हैं। अच्छा, यहाँ पे जाहिद हमें बताइएगा कराची में कितनी धूम है कश्मीरी चूड़ियों की और अवेलेबल हैं, कितने प्राइस में अवेलेबल है? देखिए, बिल्कुल कल ही हम जब दोस्त साथ बैठे हुए थे प्रेस क्लब में तो ये डिस्कशन हो रही थी, यार कश्मीरी चूड़ियों पे आज लाइव कर लें। तो मैंने कहा कहाँ है, तो उन्होंने कहा तारिक रोड के ऊपर दस्तियाब है। तारिक रोड पे दस्तियाब है। तारिक रोड पर जब वो वहाँ जब उनसे रब्ता किया दुकानदारों से तो वो 300 से 400 रुपये का एक हाथ का सेट होता है ना, उसमें 2 से 3 दर्जन चूड़ियाँ होती हैं मेरे ख्याल में, या ज़्यादा होती हैं। क्योंकि उसने कहा था कि 300 रुपये का ये एक हाथ का, तो तकरीबन 600 रुपये का पूरा दोनों हाथों का सेट ईद से रमज़ान से पहले हम बेच रहे थे। लेकिन जब वो वायरल हुई कश्मीरी चूड़ियों के नाम से सोशल मीडिया पे, तो अब वो 1500 से 2000 रुपये उसकी कीमत हो गई, यानी कि 2 गुना बढ़ गई जी। तो ये सूरत हाल है कश्मीरी चूड़ियों का। यहाँ ट्रेंड हुआ है कराची के अंदर, तारिक रोड मार्केट में और मीना बाज़ार जो करीमाबाद में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। और वहाँ भी एक हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हमने रब्ता किया तो कह रहे यार यहाँ ज्वेलरी लेने के लिए लोग आते हैं लेकिन साथ में कश्मीरी चूड़ियाँ भी लेके जा रहे हैं। हैदराबाद भी हम गए थे, वहाँ भी हमने मालूम किया था, लेकिन वहाँ पर कश्मीरी चूड़ियों का कोई ऐसा कोई ट्रेंड नहीं था। लेकिन रेट जो है वो सोशल मीडिया के हाइप की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये तो बहुत महंगी हो गई हैं चूड़ियाँ। मेरा ख्याल है अब जाहिद अब हम चलते हैं इस्लामाबाद सदाकत के पास, क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद से कश्मीर ज़रा ज़्यादा करीब पड़ता है। तो सदाकत बताइएगा, सबसे पहले तो असूलन इस्लामाबाद में ये होना चाहिए था ट्रेंड कश्मीरी चूड़ियों का, यहाँ पर भी क्या इसका इतना आप इसकी हाइप देख रहे हैं, इतना लोगों का रुझान देख रहे हैं आप? जी, कश्मीरी चूड़ियों का तो मैं यही कहूँगा कि ये चूँकि यहाँ से कश्मीर भी नज़दीक है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कश्मीरी रहते भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर कश्मीरियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रेंड जो है वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। और इस वक्त जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं वो तकरीबन हर एक खातून की ये ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कश्मीरी चूड़ियाँ ही ख़रीद कर ईद की रौनकों को जो है वो दोबारा करे। और तकरीबन यहाँ पर जो रेट है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा है कश्मीरी चूड़ियों का। और लेकिन ट्रेंड जो है वो लाहौर, कराची और दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी उसी तरह है, बल्कि इस्लामाबाद में चूँकि बहुत ज़्यादा इस वजह से है कि यहाँ पर कश्मीरी रहते भी ज़्यादा हैं और कश्मीर है भी नज़दीक, जिसकी वजह से इसका ट्रेंड जो है काफ़ी उसमें तेज़ी देखने में आई है। बड़े मज़े के मीम भी बन रहे हैं, दुकानदार भी बड़ा मज़े का मुकालमा भी करते हैं, जाए ना तो पूछें। और इतना ट्रेंड फॉलो कर रही हैं लड़कियां कि जाकर जब कश्मीरी चूड़ियां मांगते हो कहते पता नहीं, समझ नहीं आ रही इनको कहाँ इस चूड़ियों में कश्मीर नजर आ रहा है। तो वाकई कश्मीरी चूड़ियों की बहुत धूम है और ट्रेंड बनाने वाले भी इतना आम कर देते हैं कि चीज़ महंगी हो जाती है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, काशिफ से ही जान लेते हैं, वहाँ से भी इतलात जो है वो मौसूल, यकीनन वहाँ भी ट्रेंड इसी तरह के चल रहे हैं नहीं कि कश्मीरी चूड़ियाँ वहाँ भी धूम मची हुई है। तो पेशावर चलते हैं, काशिफ से जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा यहाँ क्या रुझान पाया जा रहा है, कितनी शॉपिंग हो चुकी है पेशावर के बासियों की और कितनी रह गई है? बिल्कुल, इस वक्त मैं डीन्स ट्रेड सेंटर पेशावर में मौजूद हूँ, जहाँ ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी है। पेशावर शहर और कैंट समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के भी काफ़ी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और ईद की ख़रीदारी कर रहे हैं। कोई कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की तलाश में है तो कोई वास्कट की तलाश में है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त रिवायती चप्पल जो पेशावर के हैं वो भी ज़्यादातर लोग जो है पसंद करते हैं, उसकी ख़रीदारी भी हो रही है। नित नए डिज़ाइन के सैंडल और इसके साथ हील्स जो है उसकी ख़रीदारी भी पीक पर है। बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़वातीन भी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए नित नए डिज़ाइन के कपड़े और इसके साथ ज्वेलरी जो है वो ख़रीद रहे हैं। ताहम इसके साथ यहाँ पर चूड़ी और मेहंदी के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगे हैं। और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या ख़रीदा है अभी तक ईद के लिए, क्या मज़ीद ख़रीदना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डीन्स आया हूँ पेशावर सदर। यहाँ बहुत अच्छे वैरायटी के वास्कट्स, पेशावरी चप्पल और बहुत कुछ दस्तियाब है। यहाँ हमने मैचिंग वास्कट ख़रीदा और पेशावरी चप्पल के साथ और भी परफ्यूम्स और बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है।
तो मेरा दरख्वास्त है कि आप भी यहाँ चलते आए और यहाँ एंजॉय करें और अपनी शॉपिंग भी करें। बहुत शुक्रिया। शहर के दीगर हिस्सों में भी इस वक्त शॉपिंग बिल्कुल पीक पर है और मैं आपको बताता चलूँ कि वक्त बहुत कम और मुकाबला सख्त है और शहरी यही कहते हैं कि हर एक की कोशिश होती है कि वो इस ईद के लिए जो है अच्छे से अच्छे कपड़े जो है वो ख़रीदें। सही, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और सबकी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे कपड़े जी ख़रीद लें। पेशावरी चप्पल से लेकर कश्मीरी चूड़ियों तक का जो मरहला है वो आवाम ने तय कर लिया है। लग रहा है कि शो स्टॉपर जो है वो कश्मीरी चूड़ियां ही हैं और इतनी महंगी है कराची में। आपने वैसे कितने की खरीदी वहाँ? अच्छा, मैंने तो 2500 रुपए का एक हाथ का जो खरीदा सेट। 2500 का एक हाथ का सेट खरीदा? मैं वही हैरान बता रहे कि 2 हाथों का मिल रहा है। आपको दुख तो हुआ होगा? नहीं, एक हाथ का वो 2000 का बता रहे हैं कराची में। मतलब इतने प्राइस अप हो चुके हैं। आपको जल्दी खरीदने का भी कोई फायदा नहीं हुआ? जल्दी खरीदने की वजह से शायद नुकसान भी हो सकता है कि या फिर ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि किसी मार्केट में आप देखें बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी पे भी बहुत मैटर करता है और इसका ये भी है कि इसकी कॉपीज भी आ चुकी हैं। अब रियल और कॉपी में भी वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, जब आप कोई चीज खरीद लेना तो फिर आपको उसकी प्राइस दोबारा नहीं चेक करनी चाहिए। आपको दुख हो सकता है। ये तो है वैसे अब जानकर दुख हो रहा है कि वाकई बहुत महंगी हो चुकी हैं। और वैसे हम देखें मार्केट में कपड़े, जूते, हर चीज़ ही महंगी है। बट कराची की बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो बता रहे हैं कि मुनासिब प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन अवाम है, ईद का दिन है, ईद के लिए जी शॉपिंग के लिए हम जुगाड़ लगा ही लेते हैं। किसी ना किसी तरह हमने नए कपड़े भी बना लेने हैं, जूते भी पहनने हैं नए और चूड़ियाँ भी लेनी है। सब कुछ होगा, मैचिंग भी होगी और चांद रात पे आप जलवा देखेंगे। और माम आप देखें कि आज शॉपिंग का जोर जो है वो ज्यादा है। एक तो छुट्टी वाला दिन है और साथ तो मौसम देखें, हर जगह ही बहुत अच्छा है। कराची में देख लें आप, इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में देखें, तो लोग जनाब निकल आए हैं शॉपिंग करने के लिए अपने अहले खाना के साथ। तो आपकी भी अगर कोई शॉपिंग रह गई है, कोई आपकी मैचिंग की चीजें रह गई हैं तो वक्त बड़ा जबरदस्त है, जाइए और अपनी खरीदारी मुकम्मल करें। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, माहिरीन तिब कहते हैं कि रोज़ा लगना एक फितरी अमल है, लेकिन रोज़े की वजह से सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहना या दफ्तर में ग़ुनूदगी महसूस करना शायद हमारी अपनी गलती भी है। हम सहर इफ्तार में वो सब कुछ खाते हैं जो हमें मज़ीद थका देता है, तो फिर वो कौन सी ग़िज़ा है जो हमें सारा दिन चाको चौबंद रख सकती है और एनर्जी भी दे सकती है? बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर हम जायके के चक्कर में सेहत को भूल जाते हैं और तली हुई चीज़ें और मीठे मशरूबात जो हैं वो हमारी तवानाई बहाल करने के बजाय हमें सुस्त कर देते हैं। इसलिए आज हमने मदऊ किया है नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी साहब को, जो हमें बताएंगे कि कुदरती ग़िज़ाओं के ज़रिए हम रोज़े की हालत में कैसे तवाना रह सकते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देखें साइंसी तौर पर भी रोज़े में ग़ुनूदगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? हम खा लेते हैं और बस फिर उसके बाद कहते हैं बस सो जाएं या बैठ जाएं या लेट जाएं, हमसे कोई और काम नहीं हो सकता एनर्जेटिक। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इसमें यह है कि जब भी हम अफ्तार जो है ना वो ठंडे मशरूबात से स्टार्ट लेंगे ना, अच्छा, तो फ़ौरन हमारी जो हरारत है ना बॉडी के अंदर, जो हरारत गरीज़ी पैदा हुई होती है रोज़ा की हालत की वजह से, वो हमारी एकदम सारी जो है ना वो बसम हो जाती है। ईंधन, वो सारा एनर्जी हम उड़ा के रख देते हैं और वो एनर्जी हमें आम दिनों में हासिल हो ही नहीं सकती पूरा साल, जब तक कि हम आम दिनों में भी अगर रोज़ा रखेंगे तो वो कैफियत आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो एक तो ये है कि शाम को जब हम अफ्तार के करीब पहुँचें तो ये जितने हम ठंडे मशरूबात और दूध सोडा और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस तरह की जो करते हैं ना, मुख्तलिफ़ रंग बिरंगे शरबत बनाते हैं और उनको यक ठंडा करते हैं, ये हमें हरारत से अपने आप को बूस्ट करना है। और हरारत कैसे आएगी कि आप शाम को खजूर ले लें, आप बादाम ले लें, आप काजू ले लें, आप अफोर्ड कर सकते हैं पिस्ता ले लें, अखरोट ले लें, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप चिलगोज़े भी ले लें, ड्राई फ्रूट में से जो भी चीज़ें आपकी हस्बे तौफीक। कहने वाले ये कहने भी आ जाएंगे कि रोज़ा भी गर्म होता है, पानी नहीं पीते, गर्मियाँ भी आ रही हैं, अब ये ड्राई फ्रूट्स कैसे खाने हैं? ये चीज़ें लेकर जो भी आप जितनी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद 1 गिलास गर्म दूध जो है ना वो अगर आप टेक करें तो आपको उससे देखें आपकी पूरी बॉडी जो है वो सारा दिन, आपका पूरा सिस्टम जो है वो एम्प्टी स्टमक के साथ रहा है और आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो एम्प्टी हो चुका हुआ था। आपको हाई कैलोरीज कह लें या हीट या हरारत की ज़रूरत है, ना कि ठंडी चीज़ें लेने की। तो अगर हम गर्म दूध 1 गिलास पियेंगे और उसके बाद हम उठें और नमाज के लिए चले जाएं और नमाज से फारिग होके उसके बाद डायरेक्ट हम खाने पे बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे बनिस्बत इसके कि अगर हम 1 गिलास 2 गिलास पानी, ठंडे ठंडे मशरूब कोई भी आप जो भी लेंगे तो आपका फौरी तौर पे सबसे पहले तो आपका एम्प्टी स्टमक जो है वो खाली मैदा आपका
ठंडा हो जाएगा। मैदा ठंडा होगा तो पूरी बॉडी के अंदर एक जो है ना वो जो ठंडक का एहसास है वो पूरी बॉडी में फैलेगा और आपका पूरे असाब, आपकी पूरी बॉडी के उज़लात, मसल्स ठंडे हो जाएंगे। वक्ती यहाँ थोड़ा सा सुकून जरूर आएगा, ठंड पै गई, ठीक है, लेकिन वो तो आज तो वैसे ही पूरे पाकिस्तान में ठंड आज तो जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो कॉफ़ी से भी आगाज़ करते हैं, ऐसे भी हैं, कुछ लोग कॉफ़ी लेते हैं। मतलब हरारत वाली चीज़ लेनी चाहिए, ना कि हम ठंडी चीज़ें लें। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम खाने पे चले जाएं, जो भी खाना पका हुआ है डायरेक्ट खाने पे लें। फिर ये जो समोसे पकौड़े इन चीज़ों की तरफ हम फिर दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लेते हैं। दही खा के उसके किसी भी शक्ल में दही खा के उसके बाद हम चाय भी पी रहे होते हैं, चाहे वो सहरी हो या अफ्तारी हो। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना है कि कौन सी चीज़ किसके चीज़ के साथ क्या क्लैश कर रही है ना। एग्रीवेट तो चीज़ें होती हैं, अगर वो क्लैश कर रही है, एग्रीवेट करेंगे तो जो चाय पी रहे होते हैं वो गुनूदगी को दूर करने के लिए, एक्टिव होने के लिए, वक्ती तौर पे वक्ती तौर पे बात चाय पे आ गई। हाँ, बात चाय पे आ गई। तो बहरहाल ये है कि अगर शाम को, हाँ एक अच्छी चीज़ है कि जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे पहले ब्रेक में कि ब्रोकली के पकोड़े खाए जा सकते। तो ब्रोकली बहुत अच्छी है। उसके पकोड़े कैसे बनाए जाएंगे कि जो मूंगी की दाल होती है उसको पीस के उसका पाउडर बना ले। अच्छा। तो मूंगी की दाल जो है उसका पाउडर बनाकर उसको बतौरे बेसन की जगह पे उसको यूज़ किया जाए। और ब्रोकली मतलब दाल को बना के ना पाउडर बना के उसका तो उस पानी में तो उसके अंदर जैसे हम भिगोते हैं सब करके उसको डिप करके कोटिंग करके उसकी, तो उसको लेंगे तो ये भी हमें एनर्जी देगी चूँकि प्रोटीन है। तो पकोड़े लिए जा सकते हैं लेकिन मूंगी की दाल। प्लीज ये कोई प्याज जो है, प्याज काट के आप वो उसको कर सकते हैं, आप टमाटर को कर सकते हैं आप, और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जिनको आपने करना हो लेकिन बेसन की बजाय उसको करें तो ज़्यादा अच्छी मूंगी। तो ऑयल का क्या करेंगे जमीन? ऑयल जो है ना वो आप जैतून का तेल उसमें रख के थोड़ा सा करके तो हल्के उसको करना होता है चूँकि ये जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ता। अच्छा, डीप फ्राई नहीं करना पड़ता। कौन से ऐसे मशरूबात हैं, मतलब ये ठंडे मशरूबात तो आप कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो हरारत भी देते हैं और फौरी तौर पर ताकत भी आपको देते हैं? हाँ, उसमें अगर आपने जाना है तो फिर आप दूध आपके पास ठंडा ना हो। अच्छा। तो आप कद्दू का मिल्क शेक बना के ले सकते हैं, बड़ा कमाल का, आपको एनर्जी भी देगा, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा और आपके फेस और चेहरा खास तौर पर उसको ग्लो भी करेगा। और ईद के करीब जाके ना फिर आपको मेकअप वालों के पास नहीं जाना पड़ेगा, चेहरा ग्लो करता है, उससे ग्लो करता है। तो हमें उन चीज़ों की तरफ आने, दूध सोडा वगैरह ये आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यखनी इनटेक कर लेनी चाहिए, यखनी बहुत अच्छी है। अब आज जैसे आज का मौसम जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर आज यखनी वाला मौसम है या दूध सोडे वाला, ये बताइए। नहीं, अब फिर मौसम का इंतजार करें, जिस दिन फिर दूध सोडे वाला मौसम हो तो फिर दूध में जब सोडा डालते हैं दूध फट गया होता है। अच्छा। ये हम उसको नहीं देख रहे ना, वो हम समझते मलाई आई है, वो मलाई नहीं आई होती, वो फट गया होता है। तो वो पॉइजन है, उसको तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा मेहरवी साहब, ये तो हो गई इफ्तारी की बात। सहरी में हम इस तरह की कौन सी ग़िज़ाएं खाएं कि पूरा दिन एक्टिव भी रहें? सहरी में आप काले चने शोरबे वाले लोहरिये देख लेना, सफ़ेद चनों के पीछे पूरी रात सफ़ेद चने खाते हैं, या सुबह सहरी में भी हम चनों वालों को ढूंढते हैं, सारे करते हैं, हम दूसरे भी कर रहे हैं। तो उसकी बजाय काले चने जो है ना वो शोरबे वाले बने हुए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा आपके लिए गोश्त बहुत अच्छा है, शोरबे वाला बनाओ, मटन बकरे का गोश्त शोरबे वाला हो, देसी मुर्गी शोरबे वाली बनी हुई हो, या आप गोश्त और शिमला मिर्च जो है ये इकट्ठी बनी हो, तो ये सुबह सहरी के अंदर बहुत कमाल की चीज़ है, शोरबे वाली हो थोड़ी सी। उसके बाद आपके पास मूंगी की दाल है पतली बनी हुई हो, और बकरे का गोश्त अगर थोड़ा सा डाल लिया जाए तो और भी अच्छी बन जाती है, और उसका बड़ा मतलब जिससे आपको ना एनर्जी मिले और आपका सारा दिन जो है बहुत अच्छा। और दूसरा पता है क्या है कि एनर्जी मिलेगी आपको, आपके पास जो भी घर में है, जो भी आप खा रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा भूख रख कर खाइए, उसको ओवर ईटिंग बस यार खोरी पे न ले जाए। भूख रख के भी खाएं, और फिर ये भी नहीं कि आपने बिल्कुल एंड पे ही खाना तो जी ये बिल्कुल आखिर तक चलेगा, इफ्तारी तक चलेगा, आप थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, कम से कम आधा पौना घंटा पहले खा लें। इन केस ऑफ के एनी इमरजेंसी, आपको कोई स्टमक इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपके पास पीछे कोई टाइम हो जिसमें आप कावा ले सकते हैं, या कोई और ऐसी चीज़ कोई पेन हो जाए, कोई मसला हो जाए, या किसी की वॉमिट वाली कैफियत बन जाए, तो वो कम से कम कोई चीज़ कर तो सकता है ना, बनिस्बत इसके कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हम उठ रहे होते हैं,
5 मिनट है कि हाँ अब ले आओ। अच्छा अच्छा, उसके बाद चाय भी पानी भी टका के पीना है, मतलब बोतल हाथ में होती है कि इधर से आवाज़ आएगी सायरन की और पी लेना। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि शुरू के जो रोज़े होते हैं उनमें बड़ी एनर्जी होती है, उनमें हम रख लेते हैं, रोज़ा फील भी नहीं होता, लेकिन जो हम तीसरे अशरे में दाखिल होते हैं या दूसरे अशरे का इख्तिताम हो रहा होता है तो रोज़ा ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह? नहीं, उसकी ना 2 चीज़ें हैं, नफ्सियाती तौर पे भी है और दूसरा मॉरली। हम उसको अगर देखते हैं ना तो जब रमज़ान आ रहा होता है ना तो उस वक़्त हम उसकी अफादियत और उन चीज़ों को जज्बे के साथ ना उसको वेलकम कर रहे होते हैं। अच्छा। और जब जा रहा होता है ना तो जिन लोगों ने तो प्रॉपर सलीके और तरीके के साथ रोज़ा की रूह तक की अफादियत को समझा होता है ना, वो तो आंसुओं के साथ रोने की कैफियत पे होते हैं। और जिन्होंने बसियारखोरी करके बहुत ज़्यादा खा के ओवर ईटिंग करके और अपने आप को मसाइल से दो चार किया होता है तो फिर उनको रोज़ा लग भी रहा होता है और वो वीकनेस, कमज़ोरी, लिथार्सी, डॉजीनेस, इस तरह की चीज़ें उनका मुकद्दर बनी होती हैं क्योंकि उन्होंने बेताशा बेतुका खाया होता है। और इतनी सारी चीज़ें खाई होती हैं कि जितनी चीज़ें आपने एक दिन में 5, 7, 10 चीज़ें बनाते रहे, अगर आप उनको एक दिन करके बनाते रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता एज पर कम्पेयर टू कि अब ड्रिप लगी हुई है, अस्पताल एडमिट हुए। यही वजह है कि हमारा वजन भी बढ़ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं रमज़ान में डाइट करके वजन को कम करने, आगे ईद आ रही है, फिर शादियाँ आती हैं, लोग उस प्लान को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ ऑपोजिट ही हो जाता है वजन के फौरन बाद शादियाँ धड़ा। नहीं, जिन्होंने अर्ली टेलर को कपड़े दिए एग्जैक्टली, ये बड़ा मसला होता है। ये बाद में मसाइल होते हैं, उससे लड़ रहे होते हैं कि मेरे कपड़े जो थे वो मैंने साइज क्या दिया, तंग कैसे हो गए। तो वो खाया इतना होता है। हालांकि ये किफायत शारी का महीना है और इसके अंदर किफायत शारी के साथ काम लेना है, सेहत के वाले से भी, जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। ठीक है, दीन दुनिया के साथ भी और दीन आखिरत के साथ भी ना, दोनों तरफ से इसको देखना है। तो क्या हमने इन सारी चीज़ों को उस तरह से लेकर चले, ये देखना है। और इसका फैसला जो है ना वो आप सब ने खुद से अपना एहतसाब खुद करें कि हमने क्या किया। और बहुत सारे लोग जो है ना, वो एक आध कोई होता है हर घर में जो हमारी बातों पे पूरी तरह से अमल करता है और दूसरे उसको देखकर जो है ना वो अपनी मर्जी से एंजॉय कर रहे होते हैं, वो सोच रहे थे इसको आइसोलेट कर दें। लेकिन एंड पे जाके वो सोचते जरूर हैं कि काश नहीं, अब अगले साल हम जरूर करेंगे। और अगला साल जब आता है, अगर जिंदगी में आ गया तो फिर हमने उसी तरह से वही। जमील साहब ये भी बताएं कि एक वक्त में मुख्तलिफ सालन खा लेना जिनकी तासीर अलग है, ये कोई नुकसान देता है आपके जिस्म को? बिल्कुल देता है जी। देखें, करना ये है कि हमें एक वक्त में, आप सल्लम की हदीस है, एक वक्त में 1 सालन। फिर साहबा ने पूछा, इंसिस्ट किया ना, रिक्वेस्ट की, तो आपने फरमाया 2 और 3 के बाद इसराफ का हुक्म है। अच्छा, तो 1, 2, 3 इससे ज्यादा इसराफ है। फिर आपने ये भी फरमाया कि ये भी देखिएगा कि ये एक से दूसरे के साथ तीसरा जो करेंगे, ये एक दूसरे के साथ एग्रीवेट या क्लैश ना करते हो, इनके मिजाज क्लैश ना करते हो। ठीक है, उनको भी देखना है। तो यहाँ तो हम देख ही नहीं रहे कि हमने कौन सी चीज़ किसके साथ खानी है, नहीं खानी, क्या करना है। हम तो चावलों पर दही भी डाल के खाते हैं और बाद में चाय भी पीते हैं। हमसे भी ये देखते हैं दबा के खानी। लेकिन जमील साहब फिर भी इंसानी फितरत भी है, इंसान को अब अल्लाह ने जुबान लगाई है, तो फिर बीमारियां भी इसी चस्का चटकारा से है ना। चस्का चटकारा में लेट्स सपोज अगर किसी चीज़ की क्रेविंग होती तो क्वांटिटी शायद डिफाइन कर लें, क्योंकि मिडनाइट, अब हमने इफ्तार किया, इफ्तार के बाद वो जो पूरा टाइम है ना 12 बजे तक, एक तो लोग टाइमली ऑब्वियसली नहीं सो पाते हैं, या सोशल मीडिया का दौर है, या किसी का काम है, कोई तफरी है, उस दौरान में कोई ना कोई क्रेविंग तो होगी। अब उस क्रेविंग से लड़ने के लिए फिर क्या किया? अगर आप जाग रहे हैं ना खाम में रात को, तो आपका ये जो यहाँ पे एक हार्मोन है ना जिसने आपको जगाना है, वो जाग रहा है और आपको भी जगाए हुए, चूंकि लाइट्स जल रही हैं आपकी, तो वो ये समझेगा दोपहर है, दोपहर होगी, क्रेविंग कराएगा। और अगर आपने उसको सुला दिया, लाइट्स ऑफ कर दी, खुद सो गए, तो फिर पोजीशन को क्रेविंग को सुला दें। हाँ, तो सो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा? रात को कभी भी अंधेरा होने के बाद लेना नहीं चाहिए। क्रेविंग सुला दें और सपने दफना दें। बिल्कुल, रात आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए ना, खाने के लिए नहीं है। आप देख लें कि सिर्फ एक इंसान अशरफुल मखलूकात फूड पांडा के पीछे ऐसा लगा है और ऐसी चेन्स के पीछे लगा है। तो छोड़ें, वो तो अब इंसान है, क्या करें, जिस तरह जिसका जो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। लेकिन चलें 10 बजे तक के टाइम के लिए आप कोई क्रेविंग, किसी को मीठे की फैटी लीवर आएगा ना, उसके बाद फैटी लीवर आएगा, मसाइल नहीं, उससे फाइट कैसे करें? चलें, अगर दूर करना हो तो सो क्यों नहीं जाता, मैं ये पूछ रहा हूं। तो क्या इशू क्या है? कुछ यादें नहीं सोने देती।
नहीं, अगर सोते हुए भी उसको डिस्टर्ब, उस क्रेविंग की वजह से डिस्टर्ब, नींद नहीं आ रही है, वो आपके पास खजूर मौजूद होगी, आप एक दो खजूरें खाएं और एनर्जी इनटेक कर लें, बात खत्म हो रही थी कि मुझे चॉकलेट्स अलाउ कर दें, कुकीज अलाउ कर दें कम से कम। आपने भी वो बहुत ही जालिम का रोल किरदार अदा किया आज। वो काम खराब करेंगे ना, बिल्कुल इजाजत नहीं दी आपने कि कुछ मीठा आपने तो ईशा के बाद बैन लगा दिया। आप देखें ना, वो तो मगरिब के बाद जब 15-20 मिनट के बाद जब अंधेरा आ जाता है तो उसके बाद वैसे ही मना है, गलत है। लेकिन खजूर है, फर्ज करें अगर किसी का शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिक हो रहा है तो उसको चाहिए कि वो खजूर 1-2 खजूरें लेके खा सकता है, लेकिन उन्होंने ग्लूकोज रखा होता है या चीनी पास रखी होती है, बाद में जब वो स्पाइक मारती है फिर बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। हेल्दी स्नैक्स में आप ये कि खजूर की आपके पास ऑप्शन होती है, आप अपनी क्रेविंग्स को दूर कर सकते हैं। मीठा की अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग है या फ्रूट में से आपके पास नेचुरल फ्रूट है उसमें से आप कोई चीज, लेकिन वो भी इतनी लेनी है कि बस आप ये नहीं है कि आप प्याला भर लें। कोशिश करें, ये जो आपके फॉर्मूला ये है कि इंसान की बनाई हुई की बजाय अल्लाह की बनाई हुई। कुछ लोग शाम को इतना बड़ा फ्रूट चाट अकेले खा रहे हैं, वो भी नुकसानदेह। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का, और वाकई जी बहुत ही हेल्दी डिस्कशन होती है और फिर हम सीख कर भी जाते हैं, और वी होप कि हम अमल भी कर सकें। जब इफ्तार की टेबल पर इतने सारे खाने देखते हैं तो फिर रहा भी नहीं जाता, इंसान है। मेहरवी साहब हम बात कर रहे हैं कि जनाब लोग अपना वेट बढ़ा लेते हैं, फिर दर्जियों के पास जाते हैं, कपड़ों के मसले होते हैं, तो कपड़ों की तरफ आते हैं ना, कपड़ों की तरफ ही चलते हैं। और वाकई और बड़ा इंटरेस्टिंग और आप लोगों के पसंद का जो सेगमेंट हमारे शो में अब आ चुका है, और जे डॉट के ड्रेसेस, आप सही सवाल का सही जवाब देंगे तो आपको ड्रेस मिलेगा। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं उज़ैर, और जी वो सवाल है कि वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? सूरह बकरा, दूसरी ऑप्शन है सूरह यासिन, तीसरी ऑप्शन है सूरह नमल, और चौथी ऑप्शन है सूरह रहमान। ये चारों ऑप्शन स्क्रीन पर भी आपके सामने हैं, और कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से मुखातिब? वालेकुम सलाम, यूसुफ बात करूं लाहौर से। जी, अगर आपने सवाल सुन लिया तो दुरुस्त जवाब बताइएगा। सूरह नमल। वाह, जबरदस्त सही जवाब, पहले कॉलर और सही जवाब दिया माशाल्लाह से जी। जे डॉट का ड्रेस आपका हुआ। दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं जी। ये बताइए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कौन और कहाँ से मुखातिब है? वालेकुम अस्सलाम, और से बात कर रही हूँ, निम्रा। जी निम्रा साहिबा, बताइएगा कि दुरुस्त जवाब क्या है? हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब जी, बिल्कुल दुरुस्त है, और जे डॉट का गिफ्ट आप जीत चुकी हैं। ले जी, दूसरे जो कॉलर हैं वो भी विनर करार पाए। यस, और अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी ऑप्शन आप ना ही दें तो बेहतर है। यस, वैसे बनता तो यही है, क्योंकि हम वैसे जे डॉट अब आखिरी आयाम चल रहे हैं रमज़ान के, हम बस बांट रहे हैं कि बस कोई आए जवाब दे और जे डॉट का ड्रेस ले जाए। तो सवाल जी आपकी स्क्रीन पर सामने है, और ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं। जो टीवी देख रहे हैं उनको ना भी बताएं तो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहां से मुखातिब हैं? वालेकुम सलाम जी, जाहिद बात कर रहा हूं लाहौर से। जी अच्छा, अगर आपने सवाल सुन लिया तो दुरुस्त जवाब बताइएगा। जी, सवाल जो आपने पूछा है, कुरान पाक में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? सूरत बकरा। वाह, जबरदस्त जी, सही जवाब। और आयत ही हमने सूरत है, बिल्कुल ठीक है जवाब आपका, ठीक है, बस थोड़ी सी उसमें तस्हीह करना जरूरी था। बहुत शुक्रिया जी। तो तीनों जनाब हमारे आज के कॉलर जो हैं वो विनर करार पाए हैं। विनर्स को जी मुबारक हो। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो जी। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सदाए रमज़ान। नाज़रीन, ख्वाबों की दुनिया हमेशा से इंसान के लिए एक मौमा रही है। कभी हम ख्वाब में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं, तो कभी किसी गहरी खाई में गिरता हुआ, या किसी जानवर को देख रहे हैं कि वो हमारे पीछे है। तो क्या ये महज हमारे दिमाग के खलियों की हलचल है, या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा भी है? बिल्कुल ऐसा ही है, और कुछ को तो ऐसे भी ख्वाब आते, कोई चाकू मार रहे हैं और लोगों में कोई सांप बन के आपके पीछे पड़ गए। यस, और बहुत इंसान तजस्सुस में रहता है कि ये हो क्या रहा है, और जो देखा है इसका मतलब क्या है। और जैसे कि उज़ैर ने भी कहा कि कुछ लोग सांप देखते हैं, या किसी प्यारे की ज़ियारत होती है। हर ख्वाब की अपनी एक ज़ुबान है, और इन ख्वाबों की हकीकत में क्या हम देखते हैं कि असर है, क्या असरात हैं। और कुछ लोग देखते हैं कि जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया से, उनको देखते हैं तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो इनके पीछे हकीकत क्या है? प्रोफेसर हाफिज़ गज़नफ़र हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि एक्चुअल में इन ख्वाबों का मकसद क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। इस्लाम में सच्चे ख्वाब को नबूवत का 46वां हिस्सा कहा गया, इसकी भी पहले तो वजाहत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि
आमतौर पर ये समझते हैं कि ख्वाब एक आम सी चीज़ है जो आते हैं और उनका कोई मकसद नहीं होता। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि इस फ़न में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा महारत दी थी, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। उनकी तो लाइफ का आगाज़ ही ख्वाब से हुआ था। बचपन में उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज और चाँद उनको सजदा कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके वालिद साहब ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया कि ये ख्वाब आपने ला तक़्सुस रुयाक अला इख़्वतिक, ये ख्वाब आप अपने भाइयों को मत सुनाइएगा, वो समझ जाएंगे और फिर हो सकता है हसद करने लग जाएं, क्योंकि इसका मीनिंग बहुत बड़ा था। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो ख्वाब बयान नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भाइयों में हसद पैदा हुआ। फिर उसके नतीजे में उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। वो मिस्र पहुँचे, वहाँ जाके बाज़ार में बिके और बिकने के बाद फिर आखिरकार वो रिज़ल्ट निकला कि वो मिस्र पहुँचे और वहाँ जाके हुक्मरान भी बने, बादशाह बने और फिर उनका जो ख़ानदान है वो उससे भी वहाँ से इवेंचुअली हिजरत करनी पड़ी। और फिर एक वक्त आया कि सब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फिर उस दिन याद करवाया और फरमाया हाज़ा तावील रुया, ये है मेरे ख्वाब की वो ताबीर जो मैंने अपनी बचपन में देखा था और आज वो सच्चा हुआ है। और इस ख्वाब की ताबीर को सच्चा होने में 40 साल लग गए। इतना अरसा हुआ उस ख्वाब की ताबीर को पूरा होने में। तो इससे फिर अल्लाह ताला कुरान इसी सूरत में कई जगह ख़ुद एहसान जतला के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाते हैं कि हमने उन्हें यह ख्वाब की ताबीर सिखाई थी और ये इल्म हमारी तरफ से उन्हें अता किया गया था। तो गोया ये इससे एक तो ये पता चलता है कि ये इतना अहम है कि पैगंबरों को सिखाया जाने वाला इल्म है जी। और फिर ये अहम है कि इससे इंसान की लाइफ पे असर बढ़ता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे फ़ौरन ख्वाब की ताबीर भी और मकसद भी, और उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इसका अंजाम कहाँ जाकर होगा। इसलिए आप ये देखें कि वो बताने से मना करते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि जो चीज़ मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही का दूसरा वाक़या है उनकी जेल का कि वहाँ जो 2 नौजवानों ने ख्वाब देखा तो वो उसकी ताबीर ख़ुद बताते हैं और वैसा ही होता है। फिर उनमें से कोई अपने ख्वाब का जब इनकार करने लगता है कि जी मैंने तो नहीं देखा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ख़ुज़ी अल-अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, कि हज़रत यूसुफ़ से कहा गया कि जो तुम पूछ रहे थे वो हो चुका है। फिर वो बादशाह का एक ख्वाब होता है, वो उसकी ताबीर बताने ही की वजह से जेल से वो निकलते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ख्वाब का इंसान की ज़िंदगी में। देखें तो ख्वाब की वो कौन सी किस्में हैं जिन्हें खुशबख्ती या फिर बुरे ख्वाबों से ताबीर किया जा सकता है? देखिए ख्वाब 3 तरह के होते हैं बुनियादी तौर पे। कुछ वो होते हैं जो इंसान की जो सोच है जो नॉर्मली चल रही होती है, बाज़ औक़ात उसी का इजहार होता है और उसका कोई मीनिंग नहीं होता ऐसे ख्वाबों का। सही। दूसरे वो ख्वाब जो डरावने हैं, खौफ की बुनियाद पर हैं, जिसमें इंसान को डराया जाता है किसी बात से। ऐसे ख्वाब आमतौर पर शैतान की वजह से होते हैं। और खौफ में मुब्तला करना, इंसान को मायूस करना, परेशानी में डालना, ये शैतान का अमल है, शैतानी अमल है। यानी वो इंसान को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र, कि शैतान है जो तुम्हें डराता है फ़क्र से या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से। तो खौफ में मुब्तला करना उमूमन उसकी तरफ से होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिनका कोई मकसद होता है, फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, आपके मुस्तक़बिल से मुतालिक अल्लाह ताला कोई रहनुमाई दे रहे हैं आपको, या बताया जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फलां काम होने वाला है। तो इस तरह से भी बाज़ औक़ात इंसान के उसमें होता है। कभी कोई गाइडलाइन होती है, इंसान कोई काम कर रहा होता है, कंफ्यूज होता है, पता नहीं ये काम सही है या नहीं सही, तो अल्लाह ताला ख्वाब के ज़रिए से उसकी रहनुमाई कर देते हैं कि ये जो काम तुम कर रहे हो ये बिल्कुल दुरुस्त है और तुम्हें इसको जारी रखना चाहिए। अच्छा गज़नफ़र साहब, इस तरह भी होता है कि कहा जाता है जो ख्वाब आप भूल गए हैं ना वो ख्वाब नहीं है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी होगा, ख्वाब देखा, सुबह में उठे वो भूल गए, ये क्या कैफियत होती है? ये बिल्कुल सही है। ये जो बात सुनी हुई है आपने, मैं अभी ऐसा ही है कि जो ख्वाब आपने देखा उसके बाद आपके ज़हन से महव हो गया। अल्लाह ताला अगर उसका कोई मीनिंग रखते होते या उसका कोई मतलब होता आपकी लाइफ में तो उसको आपके ज़हन में बरकरार रखा जाता। और अगर वो आप भूल गए हैं तो समझे बस आप उसके शर से महफूज हो गए हैं या कोई ऐसी चीज़। दूसरी बात एक और भी है, आम तौर पे ये होता है कि हमने कोई ख्वाब देखा तो हम हर बंदे के बारे में ये समझ लेते हैं कि इसको बताएं और इससे पूछें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है
दो तरह के लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए जी। नंबर एक, या तो वो दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, हबीब और लबीब। हबीब का मतलब है वो जो आपको पसंद करता हो, आप उसे पसंद करते हैं, जो आपका अच्छा सोचता हो, खैर खा हो। अच्छा। बुरा चाहने वाले को ख्वाब की ताबीर ख्वाब नहीं बताना चाहिए। दूसरा लबीब, यानी जो समझदार आदमी हो, इस इल्म से, इस फ़न से वाकिफ़ हो। जो इससे वाकिफ़ ही नहीं है, आप उसको बताएंगे तो वो अगर कुछ बता देगा तो कहीं कुछ गलत बता दे तो उसका कुछ गलत असर भी हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए ऐसे फ़र्द को अपनी ख्वाब बयान करना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मामूल था। आप फजर की नमाज के बाद तशरीफ़ रखते थे और सहाबा इकराम से पूछा करते थे कि आप लोग बताएं, आप में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा रात को? अच्छा। तो सहाबा इकराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने अपना ख्वाब बताया, ताबीर ली। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का आता है, दीगर बाज़ सहाबा ये करते थे। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके भाई थे। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा तो अपनी हमशीरा को आके बताया कि मेरी तरफ से पूछ लेना कि इस ख्वाब का क्या मतलब। अच्छा। तो उन्होंने जब बताया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में एक जुमला फरमाया कि अब्दुल्ला अच्छा आदमी है अगर वो रात को भी नमाज़ पढ़ा करे, यानी रात की नमाज का अहतमाम किया करो, ये मकसद था इसका। अच्छा। तो उन्होंने फिर तहज्जुद का आगाज़ किया इस ख्वाब को सुनने के बाद। तो इससे प्रोफेसर साहब ये आपने बता दिया कि किस्में क्या होती हैं। अब ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ़ कैफियत भी होती हैं, मतलब अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर सपोज़ ख्वाब में सांप देखा, मुख्तलिफ़ हालत में देख लिया, कभी काला सांप है या कभी वो काट रहा है, डस रहा है आपको, या आप भाग रहे हैं, इनकी क्या ताबीर हो सकती है? देखें, हर कैफियत की अलग ताबीर है। काला सांप है वो दुश्मन की अलामत है। सही। सब्ज़ सांप है दौलत की निशानी है। अच्छा, वाह। यानी वो कलर चेंज होने से, चूँकि हर जो रंग है वो हमारी लाइफ में अलग मीनिंग रखता है। तो मसलन आपको मैं एक और बात अर्ज़, एक आदमी ने आग देखी, उसने आग देखी सर्दी के मौसम में तो ये उसके लिए मुफीद है। अच्छा। और अगर उसने वही आग देखी गर्मी के मौसम में तो ये उसके लिए मुज़िर है, नुकसानदेह। अच्छा। तो गोया वक्त बदलने से मौसम बदलने का भी उस पर असर होता है। इस वजह से ये एक बाकायदा एक गहरा इल्म है और हमारे यहाँ उलमा में कम लोग होते हैं जो इस फ़न के माहिर होते हैं। और इसके लिए आप ये देखें, हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई हैं। ताबईन वो हैं जो सहाबा इकराम से मिले हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा है, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन रहे हैं, उनकी तरबियत में रहे हैं। तो ये बसरा के थे और इस फ़न के बड़े माहिर थे। ठीक। इनके बारे में आता है कि इनको इमाम मालिक जो मदीना के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फ़कीह थे, 4 आइम्मा में उनका नाम आता है। उन्होंने अपना ख्वाब भेजा इमाम इब्न सीरीन के पास और ये कहा कि उनको बताना नहीं है कि ये ख्वाब मैंने देखा है। तो इमाम इब्न सीरीन को जब वो आदमी मिला तो उसने कहा ये कहाँ से आए? उसने कहा मदीना से। तो उन्होंने जवाब में कहा ये ख्वाब मालिक के अलावा कोई नहीं देख सकता। अच्छा। और वजह क्या थी? उन्होंने कहा वजह यह है कि इस ख्वाब में एक हदीस की तरफ इंडिकेशन है। अच्छा। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे आदमी को वो इशारा मिला होगा जो वो हदीस जानता हो। और मदीना में हदीस का सबसे बड़ा आलिम इमाम मालिक है। ठीक। इस तरह उन्होंने बाकायदा ख्वाब से जज किया कि इसका देखने वाला कौन हो सकता है। अच्छा। तो ये बड़ा एक दिलचस्प ख्वाब में जो हम देखते हैं कि अंबिया कराम की ज़ियारत, सहाबा कराम की ज़ियारत हम सुनते भी हैं कुछ चंद लोगों से इस तरह की बात, उसका क्या है ताल्लुक़ और क्या शराइत क्या है? शराइत नहीं होती, असल में ये होता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात आप किसी मुश्किल में फंसे हैं, अल्लाह ताला आपको रिलैक्स करना चाहते हैं, इत्मीनान देना चाहते हैं। अच्छा। तो किसी ऐसी हस्ती की ज़ियारत करवा देते हैं, किसी सहाबी की ज़ियारत करवा देते हैं जो उस सूरत से गुजरे हों, उस सिचुएशन से। पर फ़र्ज़ करें ये होता है बाज़ औक़ात के कोई आदमी उसको हदीस के इल्म से दिलचस्पी है तो कोई ऐसे सहाबी आपके ख्वाब में आ जाएं जो इस फ़न में माहिर थे। हज़रत अबू हुरैरा देख लें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की ज़ियारत हो जाए, या जो किसी जिहाद से वाबस्ता है तो हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ियारत उसको हो जाए, कोई इज्तिमाई उमूर से वाबस्ता है तो हज़रत अली, हज़रत उमर, इन हज़रात की ज़ियारत उनको हो जाए। तो इस तरह से बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई शख्सियत आपको दिखा के, अब ये जो आपने शुरू में सवाल किया था कि जो ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, इसका क्या मतलब है, इस पर हम बात रह गई। असल में यह था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है उसके जो पहले 6 महीने हैं वो गुज़रे हैं ख्वाबों में।
मुबशरात यानी नेक ख्वाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए जा रहे थे उस सारे 6 माह के अरसे में। गोया आपको प्रिपेयर किया जा रहा था नबूवत के उस मनसब के लिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की भी एक रिवायत है। अब टोटल एरिया, टोटल टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का वो 23 साल है। ठीक, सही। 6 महीने उस 23 साल का अगर एक साल हो तो वो 23वां हिस्सा बनता है। 6 महीने उस टोटल 23 साल अरसे का 46वां हिस्सा बनता है। इस वजह से नबूवत का जो टोटल टाइम है उसमें से 46वां हिस्सा अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाए, मुबशरात, अच्छे ख्वाब जिसके ज़रिए से आपकी। अच्छा प्रोफेसर साहब, टाइम कम है और बातें वाकई बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी हैं। लास्टली ये बताइएगा, अक्सर लोग देखते हैं ख्वाब में जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनको देखते हैं और फिर वाइट लिबास, हाँ वाइट लिबास में देखते हैं। कुछ कहते हैं जी साथ बैठकर खाना भी खा के गए हैं, तो लोग समझते हैं कि बस अब मेरा बुलावा आ गया। अगले दिन वो कहता है बस मेरी तो हाजिरी लगने वाली है, मेरा टाइम मुझे तो बुलाया भी गया। परेशान हो जाते हैं, इसका क्या मतलब? देखें ये बिल्कुल फिर वही बात है कि हर आदमी के अपनी हालत पर डिपेंड करता है। देखा ये इसकी कोई आप एक कहते ना एक ताबीर बयान कर दें और सब उसी पे अपने आप को फिट इन कर लें तो ये नहीं हो सकता। ठीक, सही। और वजह उसकी यह है कि ये जिस तरह की उस हालत होगी उस मिलने वाले की, फर्ज करें वो आपसे मिला है, खुश है, इसका अलग मतलब है जी। वो आपको बुला रहा है, इसका अलग मतलब है। वो गमज़दा है, इसका अलग मतलब है। वो फिर ये कि वो आपको कुछ देता है, उसने आपको कुछ दिया है, ये अलग मीनिंग है। उसने आपसे कुछ लिया है, इसका अलग मतलब है। तो ये जो ख्वाब देख रहा है उसकी हालत पर डिपेंड करता है कि उसने किस हालत में देखा है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल देता हूँ। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर लगते हैं कि बहुत बुरे हैं। जी जी। हमारे पास कोई आता है, परसों की बात है, किसी ने ख्वाब पूछा तो मैंने कहा ये हमने फ़लाँ चीज़ देखी है। उनका ये तो अच्छा ख्वाब है, तो खुशखबरी है, इसमें कौन सी बुरी बात है। और कोई देखता है कि देखने वाले को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। तो ये मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि फिर भी आपने किसी उस बंदे से पूछना है जिसको इस चीज़ का इल्म हो। ये ना हो वो आपके अल्फाज से मुतासर हो जाए जी, वो आपके अल्फाज से मुतासर हो के वही फीलिंग अपने अंदर महसूस करे जो देखने वाले ने की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर उसके पास प्रॉपर इल्म होगा फिर वो आपको उस तरह से तरीके से गाइड कर सकेगा जिसके पास ये इल्म है। इसलिए तलाश करके उससे बात करनी चाहिए, ये नहीं कि आप हर किसी से डिस्कस करें। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि इस्तिखारा करने के बाद जो ख्वाब आते हैं उनके बारे में क्या अहकामात हैं? इस्तिखारा करने के बाद एक तो हर एक को ख्वाब नहीं आता। सही, हर एक को ख्वाब नहीं आता। अच्छा, वो थोड़े लोग होते हैं जिनको बाकायदा ख्वाब दिखाया जाता है। वो फिर उसमें वो ख्वाब बताता। फ़र्ज़ करें आपने इस्तिखारा किया और ख्वाब में उसके बाद देखा आपने सब्ज़ दरख्त देखा है, इसका मतलब है ये काम आप कर लें, ये आपको इसकी इजाज़त है। ठीक। अच्छा। या इसी तरह का कोई बहता हुआ पानी देखा है, या आप किसी बाग में चले गए हैं, ये इजाज़त की अलामत है, ये इस काम के सही होने की अलामत है। इसी तरह कोई ना सही होने की भी अलामत दिखाई जा सकती है जिसमें उसको किसी काम से रोका जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ख्वाब बिल्कुल नहीं आता। अच्छा। वो सिर्फ इत्मीनान क़ल्ब होता है कि जी दिल आपका मुतमईन हो जाता है उस काम के करने पर या ना करने पर। वो वन साइडेड हो जाता है। वो जो आप टू साइड स्टोरीज आपके जहन में चल रही थी, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये अपोजिट या नेगेटिव जो थॉट्स दोनों मिलके हो जाते हैं, वो या अपोजिट हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए डिसीजन तक पहुंचना आसान हो जाता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बात बहुत आम है कि जिसके घर कोई फौतगी हो जाती है, जो चला जाता है, तो फिर जी वो ख्वाब में ज़रूर आएगा 3-4 दिन बाद अपने किसी प्यारे के ख्वाब में। ऐसा होता है हकीकत से इसका कितना? हमारे तो आज तक जितने भी दुनिया से गए हैं कोई मिलने नहीं आया। अच्छा, किसी ने आके, ये थोड़े लोगों को होता है जी। और ये बाज़ औक़ात बिशारत भी होती है। मेरे अपने हमारे एक बड़े करीबी, अब आपने वो जिक्र कर दिया, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, चले मैं नाम ले देता हूँ, सैयद सलमान गिलानी साहब, बड़े मशहूर शायर। जी जी जी, उनका इंतकाल हुआ, आमीन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो उनका इंतकाल हुआ तो मेरे छोटे भाई ने उनको ख्वाब में देखा। अच्छा। हालांकि हमारा उनसे ऐसे ताल्लुक़ था जैसे फैमिली रिलेशन होता है, उनके घर के की तरह थे। तो ख्वाब में आए उस मेरे भाई के, वो बयान करते हैं कि मुझे उन्होंने कहा कि बच्चा परेशान नहीं होना।
मैं इधर ही हूँ, बस मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हुआ। और जहाँ जहाँ हमें हमारा बड़ा इकराम हो रहा है, हम बड़े मज़े में हैं, यहाँ बहुत सुकून है। और अल्लाह ताला बिल्कुल डायरेक्ट हमारे साथ हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। क्या बात। तो इस तरह से मतलब ये कि ये मुमकिन भी है, मुमकिन लेकिन हर एक के साथ, लेकिन हर किसी के साथ ये नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। और वाकई जी ख्वाबों के पीछे कुछ और ही हकीकत होती है। आप देखकर खुद से एनालिसिस ना करें कि ऐसा है या वैसा है, जिसको इल्म है उसी से पूछें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। सदा